ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी अपन ने पढ़ा है एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। जैन की एक इच्छा है कि हमको मल्टीकल्चरलिज्म लेकर आना है सोसाइटी के अंदर, इसलिए अब अपने क्या करेंगे, फिलोसफी देंगे, राइट। सेकेंड चीज हमने कहा था, जैन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। जैन सॉरी हेटेरोडॉक्स। और हेटेरोडॉक्स कौन होता है, जो ऑर्थोडॉक्स से कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। तो और ऑर्थोडॉक्स कैसे बात करते हैं, अपन ने कहा था ऑर्थोडॉक्स के अंदर जब वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद वेदा, ब्राह्मणास, अर्यनकास और उपनिषद आया तो हमारे पास एक सोल का कंसेप्ट आया, ये हमने बात करा था। और सोल जो होता है वो वन परमानेंट इटर्नल एब्सोल्यूट होता है। ये क्या बोलेंगे, ये व्हाई दिस आर हेटेरोडॉक्स, बिकॉज दे आर सेइंग दैट सोल इज नॉट वन परमानेंट इटर्नल, सोल इज मैनी। और इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैनीनेस। और इसको बोलेंगे आगे चलकर अपन अनेकांतवाद। ठीक है। हमने जैन फिलॉसफी में स्टार्ट करा था कि ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी। ऑब्जेक्ट की क्या है, इनफाइनाइट क्वालिटी है। और इस क्वालिटी को हम क्या है, हम लिमिटेड बीइंग है। वी कैन नॉट परसीव ऑल द क्वालिटी, सो व्हाट एवर वी आर डिलीवरिंग इज लिमिटेड, पार्शियल, कंडीशनल। So we should do what the thing, limited, partial and conditional. So what we should do, we should use the technical term शाद। और इसको बोला गया शादवाद। और शाद के बेसिस के ऊपर कितनी टर्म्स आ जाएंगी, देयर आर 7 सेंटेंसेस। और इन 7 सेंटेंसेस की चीज को बोला गया सप्तभंगी न्याय। और सप्तभंगी न्याय जो डॉक्ट्रिन है उसको बोला गया कि भाई देयर आर 7 सेंटेंसेस। शात अस्ति, शात नास्ति, शात अस्ति नास्ति, शात अवक्तव्यम, शात अस्ति अवक्तव्यम, शात नास्ति अवक्तव्यम, शात अस्ति नस्ति अवक्तव्यम। ये हमने इसके अंदर इतना सिंपल चीज पढ़ा, इसको बोला गया सप्तभंगी न्याय। और इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से भी समझ लिया, वो चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद इसे बोला गया कि भाई इसको क्रिटिसाइज करने की बारी है। तो सबने मिलकर बहुत क्रिटिसाइज करा इसको। इसने बोला कर लो भाई क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज के पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट ये थे कि भाई देखो नॉलेज तो एब्सोल्यूट होती है, व्हाई यू आर मेकिंग इट रिलेटिव। सेकंड क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये था कि भाई ठीक है चलो शात अस्ति शात नास्ति से ओके, बट व्हाट अबाउट शात अस्ति नास्ति, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, लाइटनेस इन डार्कनेस। ठीक है। थर्ड क्रिटिसिज्म का था भाई शात अवक्तव्यम, तो भाई तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो व्हाई यू आर सेइंग दिस वन, ये इसको लिखना ही नहीं चाहिए आपको, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपने क्या करा है, नॉलेज को रिलेटिव बना दिया है। ठीक है। इसके बाद तुमको एब्सोल्यूट के बारे में पता है, तुम कहते हो खुद को कि हम तो सन है और बाकी की सब डिम लाइट है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें एब्सोल्यूट के बारे में पता है, तो बात क्यों नहीं कर रहे एब्सोल्यूट के बारे में। और हाउ यू कैन डिफाइन द रिलेटिव विदाउट एब्सोल्यूट। इस तरह की जब क्रिटिसिज्म आए जैन के ऊपर, तो जैन ने बोला भैया तुम कर लो क्रिटिसाइज, मेरे को फिलोसफी से कुछ लेना देना नहीं है, आई एम नॉट ए फिलोसफिकल बीइंग। मतलब अब ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है कि जैन स्टेटेड दैट आई एम नॉट ए फिलोसफिकल बीइंग और मुझे फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लिखना नहीं होता है। कई बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं ऐसी चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी पीपीटी के अंदर है वो ही लिखना है। बट तुमको समझाने के लिए बच्चों को बहुत इमेच्योर लेवल पर भी आना पड़ता है, राइट। क्योंकि अपन को क्या है, लेमैन की लैंग्वेज में अगर समझना है तो उस लेवल पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिलोसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो इतना अगर इसको मैं पूरा टेक्निकल समझाता ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। उसको धीरे 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 छोटा छोटा कर करके किसी तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ कर फिर मैंने टेक्निकल टर्म्स डाली, कि फिर टेक्निकल टर्म्स डालेंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। पहले अगर मैं तुमको ऐसा बता दूंगा ये सब, तो तुमको छोड़ दोगे सब्जेक्ट, सोचोगे पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। क्योंकि देखो समझना कितना टिपिकल था इस चीज को कि भाई एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में। अब देखो फिलॉसफी जो होती है, अब ये समझो, इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह से करेंगे, राइट। तो अब ये सब्सटेंस पे है। सब्सटेंस की बात अगर हम करें तो इस सब्सटेंस को इन्होंने बोला सब्सटेंस इज वन दैट हैज इनफाइनाइट क्वालिटीज। वही बात, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्सटेंस, वही बात है, द्रव्य बोलते हैं इसको, है ना। और इसके अंदर मेनली अगर हम कैटेगराइज करें इन इनफाइनाइट क्वालिटीज को, तो दो हमारे अंदर आती है। एक होती है एसेंशियल क्वालिटी, एक होती है एक्सीडेंटल क्वालिटी।
एंड एसेंशियल क्वालिटी बच्चों आल्सो नोन एज गुणास, which will remain till your body remains, जब तक आपकी बॉडी रहेगी, जब तक आपका सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी सब्सटेंस रहेगा, तब तक आपका क्या रहेगा, तब तक आपका ये वाला गुण रहेगा। अदरवाइज जब तक आपका ये क्या है, एक्सीडेंटल मतलब जो आता रहता है और जाता रहता है, वो गुण जो कि आपके साथ परमानेंट नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्राय। दूसरे का है प्राय, पर धातु लगा है इसमें, राइट। तो ये अपन एक्सीडेंटल क्वालिटीज बोलते हैं। और एक्सीडेंटल क्वालिटीज में जैसे पेन हो गया बच्चों, एंगर हो गया, आपको कभी गुस्सा आया तो आप थोड़ा ना जिंदगी भर ही गुस्से में, इनफाइनाइट टाइम तक गुस्से में रहोगे, जब तक तुम जब तक क्या होता है, जब तक बॉडी का डेथ नहीं होता तब तक ही गुस्से में रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। पेन, दर्द हो रहा है सर में, सिर के अंदर दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी भर दर्द रहेगा, तो ये एक्सीडेंटल क्वालिटीज। तो हमने कहा कि सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू क्वालिटीज, दैट इज एसेंशियल क्वालिटीज एंड एक्सीडेंटल क्वालिटीज। ये हमने सब्सटेंस पढ़ लिया, राइट, कि एक बड़ी चीज है। बड़ी चीज मतलब कि हर एक सब्सटेंस, हर, देखो जब जैन फिलॉसफी बोलती है ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के अंदर, याद है ऑब्जेक्टिव रियलिज्म में जब जैन फिलॉसफी बोलती है तो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट को मानेंगे रियलिटी के अंदर। तो जैन फिलॉसफी विल से लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट को हम रियलिटी के अंदर मान रहे हैं, इट मींस व्हाट, इट मींस कि तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट को रियलिटी मान लो, इट मींस कि सारे जो वर्ल्ड के अंदर चीजें है ना, वो ऑब्जेक्ट ही है। समझ में आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे सोल, वो भी एक सब्सटेंस है, टाइम वो भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो वर्ड सब्सटेंस हैज टू बी यूज, सब्सटेंस आपको यूज करना है, सब्सटेंस है उसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज है, बट उनकी क्वालिटीज को, इनफाइनाइट क्वालिटीज को हम दो क्वालिटीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो सब्सटेंस, ये सारी क्वालिटीज जो है, दैट इज एसेंशियल क्वालिटी, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर बोल सकते हैं ये जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे, वो क्या है, ये एक्सीडेंटल है, कि सारी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नंबर 1 2 3 4, ये सारी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सीडेंटल। जैसे पेन, एंगर, ये सब चीजें हो गया ये एक्सीडेंटल। ऐसे इनफाइनाइट क्वालिटी है, हमको पता भी नहीं, कुछ क्वालिटी तो हमको पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता हमें? क्योंकि हम लिमिटेड बीइंग है, ठीक है। जो पंडित गुण मिलाते हैं अपने, ठीक है, तो वो गुण जो होता है वो आपको पता थोड़ी ना होता है। हमको समझ में कहाँ आते हैं वो गुण, कि भाई ये कि कोई राक्षस गुण का हो जाता है, कोई मनुष्य गुण का हो जाता है, कुछ क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो वो हमको पता थोड़ी ना होता है क्या होता है, राइट। तो हम लिमिटेड बीइंग है भाई, हमको पता भी नहीं करने, हमको सिर्फ एग्जामिनेशन में फिलोसफी को समझना है, राइट। तो अब हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। इसके अंदर आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड दिस 2-3 announcement also कि what I want to do is that कि I want to make this course a very interactive course, right। तो देखो अब जैसे वीकली टेस्ट होगा ना, इसमें अपन करेंगे क्या क्या, देखिए कि एक तो जैसे अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चारवाक अपना खत्म हो जाता है, हो गया है, ठीक है, जैन खत्म हो गया, बुद्ध खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर आल्सो वेरी रिक्वायर्ड, आपने पढ़ा होगा उपनिषद इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उपनिषद अपन को करना है, ग्रुप डिस्कशन करेंगे अपन इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर फिर अपन, आप चाहेंगे तो 1-to-1 इंटरव्यू टाइप पे अपन ले सकते हैं, बिकॉज देखो दिस इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको हमको हल्के में नहीं लेना। आंसर राइटिंग तो करोगे, जैसे मान लो इंटरव्यू लेने से क्या होता है, पर्सनल अगर किसी से बात करते हैं तो उससे क्या होता है, वीडियो इंटरव्यू ले सकते हैं, आजकल सारी फैसिलिटीज अपने पास, तो वी कैन अवेल दैट वन, राइट। तो इससे क्या होता है, इसके दिमाग में मान लो कुछ ऐसी चीज बैठी है, ठीक है, जो गलत है, पर ये गलत मान नहीं रहा है, तो गलत मानी नहीं है उसने चीज, वो कंसेप्ट को, तो उसने मेरे को बताया भी नहीं कंसेप्ट। अब मेरे को बताया नहीं है जब कंसेप्ट, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ही और शी इज रॉन्ग और नॉट, ठीक है। तो इन दैट केस आई हैव टू पर्सनली इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू वांट मी टू डू दिस वन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, तो आप मेरे को डेट बता, ये जो अपना फिलोसफी का जो ग्रुप है उसके अंदर बता दीजिएगा, आई विल डू दैट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट वन। तो इससे क्या होगा, इससे अलग ही तरह का आपका लेवल हो जाएगा फिलोसफी का, ठीक है। एंड फील फ्री टू कॉल, ठीक है। आज आज तक मैं बिजी था, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, ठीक है। तो आई कैन अटेंड एवरी कॉल, ठीक है। फील फ्री टू कॉल, अगर तुमको मान लो थोड़ा भी डाउट रहता है कि भाई आंसर राइटिंग के अंदर किस तरह का है, ठीक है,
तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए तो ये है कि अब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर आई थिंक 8 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, तो 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप है अपना, राइट। तो इसके अंदर अपन पूरा 8 स्टूडेंट्स के 8 स्टूडेंट्स को हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार प्रीलिम्स क्लियर करें और मेंस के अंदर यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि फिर इससे क्या होता है, उससे क्वालिटी ही खराब होती है, राइट। क्वालिटी खराब होने का मतलब आपके आंसर्स ज्यादा होंगे तो मैं कम चेक कर पाऊंगा, ठीक है, टाइमली चेक नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीजें रहता है। प्लस 1-to-1 इंडिविजुअल स्टूडेंट पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एवरी स्टूडेंट इज सेम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये समझना कि हर स्टूडेंट जो होता है ना वो टीचर के लिए सेम होता है। तो एवरी स्टूडेंट इज सेम, हर स्टूडेंट सेम है। आप जैसे भी इंटरेक्ट करना चाहें वैसे आप मेरे से कर सकते हैं एनी टाइम, राइट। और डोंट टेक द लोड ऑफ फिलोसफी, सारा फिलोसफी का जो लोड है ना वो मेरे पे छोड़ दो, डोंट टेक इट। मतलब इसका लोड लेना ही नहीं है आपको, बस आप जब जब भी आपको बोला जाए आंसर्स लिखते रहिए। आंसर आपके उस दिन चेक नहीं होंगे तो 2-3 दिन के अंदर चेक हो ही जाएंगे, राइट। तो आंसर्स आप लिखते जाइए, बस आपको ये करना है। और सारा आपका कंसंट्रेशन, आपको सिर्फ टेंशन लेनी है वो जीएस की लीजिए, ठीक है। फिलोसफी की किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स कभी फिलोसफी की टेंशन नहीं लेते हैं, राइट। तो ये सारा लोड आप ट्रांसफर कर दीजिए मेरे ऊपर फिलोसफी का। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है और एक बार पीपीटी को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये अपना जो आज से जो होंगे वो वीडियो लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं होगी, राइट। तो किसी को भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो दे कैन कॉल मी, आई विल मेक देम अंडरस्टैंड। चलिए, तो सब टाइम पर है ना, 8:15, 8 ऑफिशियल टाइम है, 8:15 तक अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द थिंग्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब सब्सटेंस देखो दो तरह के होते हैं, अगर हम देखें तो दो तरह के सब्सटेंस हो गए। एक होंगे एक्सटेंडेड सब्सटेंस, जो एक्सटेंड करते हैं बच्चों। अस्थिकाय, अस्थिकाय का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी, बॉडी की तरह, काय मतलब क्या है, बॉडी की तरह, अस्थिकाय मतलब जो बॉडी की तरह है, अस्थि मतलब है, नास्ति का मतलब है जो बॉडी की तरह नहीं है। अब यहाँ पे बॉडी क्यों रखा, क्योंकि हमें बॉडी दिख रही है, बॉडी एक्सटेंड होती है, बचपन में हम छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 बड़ी होती रहती है बॉडी, ठीक है। तो हम देखते हैं अस्थिकाय और नास्तिकाय, दो तरह के सब्सटेंस है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस एंड नॉन एक्सटेंडेड सब्सटेंस, ठीक है। अब एक्सटेंडेड सब्सटेंस जो है दैट इज व्हाट, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है जीवा और एक है अजीवा। जीवा का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉन्शियस, ये कॉन्शियस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जीवा के बारे में, राइट। अजीवा के बारे में अनकॉन्शियस, ठीक है। अजीवा क्या होता है, अजीवा अनकॉन्शियस होता है। अब जीवा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मूविंग एंड नॉन मूविंग। इसको आगे चलकर अपन पढ़ते हैं, है ना। अभी सिर्फ इसके अंदर क्या है, पहला जो फ्लो चार्ट है इसको सिर्फ समझो, ऊपर ऊपर से चीजें समझो, ठीक है। तो एक्सटेंडेड के अंदर जीवा, तो हमको कभी लिखना पड़ेगा ना जीवा के बारे में, तो हम पहली लाइन कैसे लिखेंगे, जीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस। पहली लाइन यहीं से रहेगी, जीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस, अजीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस। टाइम के बारे में लिखा, टाइम इज नॉन एक्सटेंडेड सब्सटेंस, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब देखो, अब अजीवा के अंदर है ना चार चीज आ रही है, पुद्गल। पुद्गल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके अंदर, जैन फिलोसफी के अंदर। इसका इसका फिलोसफिकल इंप्लीकेशन भी है, पर वो आपके आउट ऑफ कोर्स है। जैन फिलोसफी के अंदर पुद्गल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म, अधर्म। अब ये धर्म और अधर्म है ना, कल भी मैंने आपको बताया था, इथिक्स और नॉन इथिकल ऐसा कुछ नहीं है। ये है धर्म का मतलब दैट कंडीशंस दैट प्रोवाइड यू मोशन। अधर्म का मतलब दैट कंडीशंस दैट प्रोवाइड यू रेस्ट, ठीक है। और स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे स्पेस है आपके और मेरे बीच में, या आप मेरे और लैपटॉप के बीच में क्या है, स्पेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पेस, आकाश, ठीक है। तो हम देखो स्पेस को कैसे करते हैं, जैसे हम पहले क्या थे, हम पहले बहुत मान लो स्लिम हुआ करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारी बॉडी एक्सटेंड हुई, तो एक्सटेंड कब होगी, जब स्पेस होगी तभी एक्सटेंड होगी ना, जब ये स्पेस होगी तभी एक्सटेंड होगी। बिना स्पेस के कुछ एक्सटेंड, इसका मतलब स्पेस है।
इससे हम समझ सकते हैं कि भाई स्पेस है संसार के अंदर, क्योंकि पहले हम यहाँ थे तो भी हम अकोमोडेट हो गए। फिर अगर मान लो तुमको बिल्कुल ऐसे कोई स्पेस ही नहीं दो तो तुम फैल नहीं पाओगे ना, कोई भी चीज फैल नहीं पाएगी ना। तो फैलने के लिए क्या होगा, स्पेस इज रिक्वायर्ड। तो जब हमारी बॉडी एक्सटेंड कर रही है, इट मींस देयर इज समथिंग नोन एज स्पेस, जो हमको दिख नहीं रही। स्पेस कैन नॉट बी परसीव, इसीलिए चारवाक ने स्पेस को नहीं माना था, पर इन्होंने इन्फरेंस को मानते हैं, क्योंकि जैन फिलॉसफी, तो जैन फिलॉसफी ने बोला स्पेस कैन बी इन्फर, बिकॉज जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो देयर इज व्हाट, देयर इज एक्सटेंशन हो रहा है, तो देयर शुड बी स्पेस। हमने अनुमान लगा लिया, तो स्पेस को अनुमान से कर सकते हैं। इसको आगे चलकर भी सुनिएगा, ठीक है। इसी तरह से टाइम को भी हम अनुमान लगाकर करते हैं। टाइम को कैसे करते हैं ये अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो पुद्गल को हम देखें तो पुद्गल इज डिवाइडेड अगेन इनटू अणु। अब समझ कर देखो, उस टाइम ये लोग बोल रहे हैं अणु के बारे में, तो साइंटिफिकली दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अणु के बारे में बोल रहे हैं, मतलब अणु का मतलब क्या होता है, एटम। और ये बोलता है अणु इज दैट कि भाई उसको आप डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। एटम इज द, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, बट एटम को तब तक क्या है, तोड़ नहीं सकते थे। जब देखो, सोच कर देखो, तो अब माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करते थे, बट वो एटम के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज सो साइंटिफिक थ्योरी। परमाणु, परमाणु मतलब कंपाउंड। तो अभी जो परमाणु जो है वो क्या है, दैट इज कंपाउंड, और अणु जो है दैट इज एटम। जस्ट अंडरस्टैंड कि दैट अणु और परमाणु के बारे में बात करना उस टाइम पर, दैट इज वेरी वेरी व्हाट, वेरी वेरी साइंटिफिक इंडीड। सर ये जो पुद्गल अणु परमाणु है, इसको हम वैशेषिक स्कूल में भी तो पढ़े थे ना। वैशेषिका में पढ़ेंगे, वैशेषिका भी ऑब्जेक्टिव रियलिज्म है, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये दोनों का सेम है या फिर कुछ अलग है? नहीं नहीं, जब वैशेषिका पढ़ेंगे ना, उनका कंसेप्ट अलग है, इनका अलग है। अच्छा, वैशेषिका के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूँ, कि तुमको पर तुमको समझ में नहीं आएगा अभी, पर फिर भी सुन लो। वैशेषिका के अंदर क्या होता है, क्वालिटी डिफरेंट होती है इनकी। अणु की क्वालिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पे अणु की क्वालिटी डिफरेंट होगी। तो क्वालिटी वाइज डिफरेंस आ जाता है वैशेषिका के अंदर, ठीक है। ओके वो सर। आपको पहले बाद में बताएंगे, ठीक है, कि अभी इसकी इनकी क्वालिटी बता देंगे, वैशेषिक क्वालिटी बाद में बताएंगे, राइट। तो क्वालिटी वाइज देयर इज अ डिफरेंस इन द वैशेषिक फिलोसफी। और वैशेषिक फिलोसफी को ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि अभी कई बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, पर फिर भी ऐसे सुन लो, जब आएगा तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैशेषिक फिलोसफी जो है उसने जैन को क्या करा है, जैन को इम्प्रूव करा है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोलूं आपको, अच्छा कोई मेरे को बताना, जैन ने जो है ना चारवाक को इम्प्रूव करा है, ये लो, अब इसका कुछ कोई बताओ मेरे को, कि जैन ने चारवाक की फिलोसफी को है या फिर फिलोसफी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। एक तो चलो परसेप्शन के बाद इन्फरेंस भी यूज कर लिया, उसके अलावा इसी चार्ट में छुपा है सब कुछ। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और बताएं, उज्जवल बताएंगे। Sir, can you please repeat the question? हाँ, मैं से बोल रहा हूँ कि चारवाक जो है उनकी जो फिलोसफी थी ना, अब मेटाफिजिक्स मान लो, कुछ भी मान लो, अब मैं Yes, sir. पर्टिकुलर नहीं आ पा रहा, क्योंकि फिर वो तो तुमको आंसर ही बता नहीं जैसे हो जाएगा। उनकी जो फिलोसफी है उसको जैन ने इम्प्रूव करा है। कॉन्शियसनेस दैट इज ओके, ठीक है, उनकी चलो उनकी साइंटिफिक फिलोसफी नहीं थी, जैन ने उसको साइंटिफिक बना दिया। अब बता दो। सर चारवाक जो था वो सॉल पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी में सॉल के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, और क्या कशा कुछ बताएंगी। सर टाइम को भी कंसीडर किया है। वेरी गुड, स्पेस और टाइम को भी कंसीडर कर लिया ना उन्होंने। उन्होंने स्पेस और टाइम को कंसीडर नहीं करा था। ये है, ये फिलॉसफी के अंदर इसका क्या है, इस फिलॉसफी के अंदर ये इंप्रूवमेंट है। अब ये क्या करेंगे, इनकी जो फिलॉसफी होगी उसको वैशेषिक फिलॉसफी जो होगी वो इंप्रूव करेगी, ठीक है। वो अपन आगे बढ़ेगी, वैशेषिक फिलॉसफी कैसे इंप्रूव करती है, किस पॉइंट पे करती है, उस वक्त मैं तुमसे पूछूंगा।
यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट है ना, उसमें चार्वाक कुछ बोल के गए, जैन ने बोला अरे भाई तुम ज्यादा ही कर गए हो कुछ, ठीक है, ज्यादा ही बोल दिए हो कुछ। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेस और टाइम को तो रखना पड़ेगा। देखो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तुम, स्पेस एंड टाइम को तो हमको रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्पेस टाइम को रख लेंगे, इन्फरेंस मान लेंगे, और तुम्हारे जो तुम नॉन इटर्नल के लिए हम भी, हाँ उनकी सोल को हम रिफ्यूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोल को हम रिफ्यूट करेंगे। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी से करेंगे, हम कॉन्शियसनेस वाला चीज रखेंगे। तुम तो कॉन्शियसनेस को बाय प्रोडक्ट बना दिए, इतनी नहीं, कॉन्शियसनेस बड़ी चीज है, उसको थोड़ा स्टेटस देना पड़ेगा हमको। ऐसे जैन वाले सोच, मतलब ऐसा हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपी में ऐसे कैसे लिख देते हो तुम, ऐसा नहीं लिखना है। कॉपी में जो भी स्लाइड्स में हो ना वही लिखना है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड क्या है, एक्सटेंडेड के अंदर जीवा और अजीवा, ठीक है। हमने देखा चार भाग। अब ये है ना, ये वाला डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है, सबको याद होना चाहिए। तो अभी याद कर लेते हैं। देखो सब्सटेंस एक अस्थि का है और नस्ति का है, तो समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि टाइम है ना, से फैलता नहीं है। टाइम टाइम को एक जैसे समय आया था वैसे ही है और वैसे ही रहेगा, ठीक है। स्पेस फैल सकता है, ठीक है। जीवा और अजीवा के अंदर, एक्सटेंडेड सब्सटेंस जीवा और अजीवा के अंदर बोला पहले, ठीक है। तो अजीवा इज डिवाइडेड इनटू पुद्गल, धर्म, अधर्म तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और एक स्पेस और लिखना है आपको। पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्पेस, ठीक है। पुद्गल का मतलब वही होता है, अणु का मतलब क्या होगा, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, वही चीज आ गई, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। और उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज परमाणु, और कंपाउंड दैट इज संघात, वो अपना परमाणु हो जाएगा। इनका भी वर्ल्ड थ्योरी चार भाग जैसा ही है भाई, कि अर्थ, फायर, एयर, वाटर, और फॉर्म कर लिया वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। बट इन्होंने स्पेस और टाइम भी लिखा है इसके साथ साथ, अर्थ, फायर, एयर, वाटर के साथ साथ बच्चों इन्होंने क्या करा है, इन्होंने स्पेस एंड टाइम भी रखा है। इन्होंने स्पेस और टाइम को नहीं भूल गए चार भाग की तरह। चार वक्त ने बोला यार स्पेस और टाइम मैं भी रख लेता, पर मैं तो परसेप्शन वाले हूँ। तो बोले तुम्हारी गलती है, हमारे पास इतना वो नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम इतने लिमिटेड नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसको इन्फर कर लेंगे, स्पेस और टाइम इन्फर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसी चीज है ये, ठीक है। तो एक्सटेंडेड, नॉन एक्सटेंडेड, जीवा, अजीवा। अजीवा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्पेस। और non extended is divided is what, time is non extended, time is that substance which is non extendable, जिसको अपन extend नहीं कर सकते, that is time, वो समय। अब देखो, अब क्या है, सब्सटेंस के अंदर अगर हम देखें तो एक्सटेंडेड के अंदर हमने दो पढ़े थे, जीवा और अजीवा। अब हम जीवा पे कंसंट्रेट करते हैं, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द जीवा। अब जीवा जो होती है दैट इज कॉन्शियस, ये कॉन्शियस होगी भाई, ये लिविंग है, और अजीवा नॉन लिविंग है। तो अभी अपन वापस देखते हैं, देखो सब्सटेंस अपन ने पढ़ा था, सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपने अपने घर में बोलो ये सब चीजें ऐसे मेरे साथ साथ, है ना, म्यूट करके। सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एक्सटेंडेड एंड सेकंड इज नॉन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन, जीवा एंड अजीवा। जीवा इज डिवाइडेड, अभी बाद में बात करते हैं उसकी। अजीवा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्पेस। और जो नॉन एक्सटेंडेड वाला है, वो जो कोने में बैठा है, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम। जीवा, अब हम जीवा के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। जीवा इज द एक्सटेंडेड सब्सटेंस। और जीवा दो तरह का हो सकता है, या तो एक मुक्त फॉर्म में हो सकता है, मुक्त भी बोलते हैं इसको, मुक्त। मुक्त जीवा है इमेंसिपेटेड फॉर्म के अंदर। एक है फेटर्ड जीवा जो बद्ध है, बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है किसी चीज से, फेटर्ड फॉर्म के अंदर बद्ध है। ये ओरिजिनल था, मान लो कोई ओरिजिनल चीज है, उसके ऊपर कुछ इसको बांध दिया है, किसी से बांध दिया है, ये है बद्ध। इस किससे बांधा है ये हमको समझना है, कैसे ये बद्ध हुआ ये हमको समझना है। ओरिजिनल फॉर्म में था, मुक्त था, तब कैसे था ये हमको समझना है। तो ये बद्ध फॉर्म है, फेटर्ड बद्ध फॉर्म। और फेटर्ड इज डिवाइडेड इनटू मूविंग और नॉन मूविंग। मूविंग का मतलब जो मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर, अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके अंदर 2 सेंस है, जिसके अंदर 3 सेंस है, जिसके अंदर 4 सेंस है, और जिसके अंदर 5 सेंस है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस। और नॉन मूविंग मतलब वाला क्या है, नॉन मूविंग इज हैविंग 1 सेंस ओनली, तो मूव नहीं कर सकते।
तो इस संसार में उन्होंने क्रिएचर देखे, उन्होंने देखा कि भाई कोई कोई जो एनिमल है ना, अब देखो कितना साइंटिफिक जाता है इनका थॉट। उन्होंने देखा कोई कोई एनिमल जो है ना वो क्या है, वो तो मूव कर रहा है, ठीक है, पर कोई मूव कर रहा है मतलब किसी के तो 2 सेंस हैं इस संसार में, किसी के 3 सेंस हैं, किसी के 4 सेंस हैं। जैसे एंट जो है उन्होंने बताया कि जो बीज है उनका क्या है, उनका 4 सेंस है। सिंपल वर्म जो है दैट इज हैविंग 2 सेंस, एंट इज हैविंग 3 सेंस, एंड 5 सेंस वाले ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने बोला किसी के तो 5 सेंस है। जैसे सेंस का मतलब क्या है, जो सेंस कर सकते हैं, जैसे हम सेंस कर सकते हैं कि स्मेल, टच, ठीक है, इन सबको हम, साउंड, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम सेंस कर सकते हैं, राइट। टेस्ट, ये सब चीजें हम सेंस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंस वाला चीजें हैं, ठीक है। तो कोई तो लोग होते हैं जो 2 ही चीज सेंस कर सकते हैं, कोई 3 चीज। तो पता नहीं इनको कैसे पता चला होगा कि भाई ये एनिमल कैसे सेंस कर सकता है, ये एनिमल कैसे सेंस कर सकता है। उस बेसिस पे उन्होंने मूविंग को बताया कि चलने वाले जो होते हैं ना, तो सोच कर देखो कितना साइंटिफिक है। और नॉन मूविंग होता है ना, वो सिर्फ 1 सेंस होता है। अब इसके अंदर इन्होंने जो साइंस लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, दैट आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो अभी तो ये समझो कि सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू एक्सटेंडेड, नॉन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड के अंदर जीवा, अजीवा, नॉन एक्सटेंडेड के अंदर जो है दैट इज व्हाट, आपका टाइम, ठीक है। और अजीवा दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्पेस। पुद्गल इज अगेन डिवाइडेड इनटू अणु और परमाणु। ऐसा बनाकर बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। फ्लो चार्ट मैंने पहले ही मना कर रखा है आपको, बस ये समझाने के लिए एक साथ आपको पता चल जाए। लिखना कैसे है वो तो आपको बताएंगे। चलिए तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है जीवा का, ठीक है। तो ये पहले पढ़ लेते हैं अपन ने किस तरह से करा है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, सब्सटेंस इज क्लासिफाइड मेजरली इनटू 2 टाइप्स, अस्थिकाय और नस्तिकाय। अस्थिकाय और नस्तिकाय। एक्सटेंडेड सब्सटेंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जीवा जो कि कॉन्शियस है, अजीवा जो कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। Conscious is again divided into 2 parts, emancipated and fettered form. Soul which is bondage form is divided into 2 part, ठीक है। soul जो bonded form के अंदर होती है वो डिवाइड होती है 2 parts के अंदर, moving and non moving, ठीक है। जो कि मतलब fettered form के अंदर है वही moving non moving, ठीक है। moving is divided into what, into 2 sense, 3 sense, 4 sense, 5 sense. non moving is having 1 sense only, having 1 sense only। और 1 sense only और नॉन मूविंग का मतलब क्या होता है, देखो अब यहां पे बहुत साइंटिफिक है। ये ऐसे बोलते हैं कि कुछ आत्मा, मतलब कुछ कॉन्शियसनेस, सोल अग्नि के अंदर भी होती है, कॉन्शियसनेस अग्नि के अंदर भी होती है, मतलब कुछ लिविंग पार्ट है अग्नि के अंदर भी, कुछ लिविंग पार्ट है आपका जल के अंदर भी, कुछ लिविंग पार्ट है आपका किसके अंदर, वनस्पति के अंदर भी। वनस्पति क्या होता है, वनस्पति मतलब ट्रीज। तो सोचो उस समय में ये क्या बता रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ना उनके अंदर भी लाइफ है। जो जगदीश चंद्र बसु ने हमारे इंडिया के अंदर तब जाकर, अभी जाकर डिस्कस करा मॉडर्न टाइम के अंदर, वो उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने 600 बीसी में बता दिया कि वनस्पति में भी क्या है, वनस्पति में भी जान है भाई। इसीलिए ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे वेद में, हमारे ग्रंथों के अंदर सब कुछ है। हमारी एक पोएम है हनुमान चालीसा, उसके अंदर इतना सब कुछ बता रखा है, कितना डिस्टेंस है अर्थ से मून, सन का कितना डिस्टेंस है, वो सब चीजें बता रखी है। तो हमारा जो विज्ञान था ना बच्चों, वो बहुत ही क्या था, बहुत ही एडवांस था विज्ञान, पर हम उसको भूल गए। उसके अंदर से ही सब कुछ अपन निकाल सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो जब इन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो जल के अंदर भी कुछ कोई प्राणी होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, उनके सिर्फ 1 सेंस होते हैं। वनस्पति के अंदर भी कुछ होता है, मतलब सोच कर देखो, बॉटनी होता है वनस्पति के अंदर, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी वो होते हैं ट्रीज और ये सब, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कुछ जान है, मतलब इनके अंदर कॉन्शियसनेस है। ये प्रूवन फैक्ट है कि ट्री हैज कॉन्शियसनेस। पृथ्वी के अंदर भी कोई ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं, मतलब जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन में रहते हैं। वायु का है, वायु के अंदर भी बहुत सारे वायरस और ये सब होते हैं,
ठीक है, वो वायुकाय हो गया। सोच कर देखो, अग्नि का है, अग्नि के अंदर भी बहुत सारी कॉन्शियसनेस है, अग्नि के अंदर भी कॉन्शियस सब्सटेंस रहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि वायुकाय का मतलब जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये हो गया। आप देखिए एक बात बताएं कि कैन एनीबडी लेट मी नो, अगर किसी को पता हो कि जैन लोग जो होते हैं वो मुंह पे पट्टी क्यों बांध के रखते हैं? मुंह पे पट्टी क्यों? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है गलती से न घुस जाए। अच्छा, तो सोच कर देखो, ये जब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से न घुस जाए, 600 बीसी के अंदर बिना टेलीस्कोप के अंदर, बिना माइक्रोस्कोप के अंदर, सॉरी टेलीस्कोप बोल दिया, माइक्रोस्कोप के बिना कैसे देख लिया भाई इन्होंने वायरस, बैक्टीरिया? और ये जो मास्क अपन पहले लगा रहे हैं तो बहुत पहले से लगा रहे हैं, मास्क की तो है ये। अच्छा, इनका कंसेप्ट ये था कि कोई वायरस अंदर चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि भाई वायरस अंदर जाके संसार अपने क्या करेगा, अब उसका डेथ हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हीट ज्यादा रहता है, तो उसका डेथ हो जाएगा। तो ये नॉन वायलेंस थॉट था इनका कि नॉन वायलेंस में हमको रहना चाहिए। तो जो ये पट्टी लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इनको पता है ना कि वायु में भी कोई है जिसको अपन इनहेल कर सकते हैं, वो इतना छोटा है कि इनहेल कर सकते हैं। तो इन्हें पता है ना भाई वायरस और बैक्टीरिया के बारे में। इनको हो सकता है इनको ये भी हो कि वायरस हमारे अंदर जाएगा, ये भी इनका पॉइंट रहता हो कि वायरस हमारे अंदर जाएगा तो हमको भी खराब कर देगा, इसलिए पट्टी लगा के रखना चाहिए, जिसको अपन मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर मास्क बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ है जो अपन चीजें समझ नहीं पाए हैं हमारे ग्रंथों के अंदर या फिर हमारे इनके अंदर जो भी थॉट प्रोसेस है, वैसे थॉट को हम कुछ पढ़ रहे हैं। इन्हीं थॉट से क्या हो सकता है, इन्हीं थॉट से सब कुछ चल सकता है। जैसे अभी बिग बैंग थ्योरी चल रही है, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें चल रही है कि ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ऑल, राइट। तो ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे सांख्य के अंदर। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एक लड़की ने अभी पूछा था ना कि मुर्गी आया क्या अंडा आया, ये सब पॉइंट है कहीं ना कहीं छुपे हुए, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो जनरल है, बहुत जनरल है चीज, बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपन करना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि भाई देखो, अगर हम किसी से, अगर हम जो बात बोल रहे हैं अगर उसको एक्सक्लूसिव बोलेंगे तो लड़ाई होगी, तो एक्सक्लूसिवली मत बोलो। ये जैन फिलोसफी के अंदर शादवाद और कर क्या रहा है, यही तो कर रहा है। तो प्रॉब्लम कब आती है फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर, व्हेन यू स्टार्ट मगिंग अप द थिंग्स। जब मगअप करने लग जाओगे ना, अगर उसको मस्ती से पढ़ोगे, जैसे 10-15 बातें साथ में चलती रहेंगी, साथ में थॉट चलता रहेगा, जैसे जैन का थॉट आ गया, इन सब चीजों का आ गया, तो इन सब से क्या होगा, इन सब से आपकी वो फिलोसफी एनरिच हो रही है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, इससे आपका जो कंसेप्ट है वो एनरिचमेंट हो रहा है, एनरिचमेंट ऑफ द कंसेप्ट हो रहा है इससे। तो हमने ये देखा नॉन मूविंग जो है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और आई थिंक एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन, कि जैन फिलोसफी साइंटिफिक फिलोसफी है, तो उसको बताओ कैसे साइंटिफिक है। आपको इस तरह से इसको बताना पड़ेगा कि इस तरह से जैन फिलोसफी साइंटिफिक है, राइट। तो मूविंग इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जीवा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीवा के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि एक तो इमेंसिपेटेड फॉर्म है, वो तो भाई अलग ही है, तो उसका तो लेवल ही अलग है। एक फेटर्ड फॉर्म है, बद्ध फॉर्म, और बद्ध फॉर्म जो है वो डिवाइडेड हो रही है मूविंग के अंदर और नॉन मूविंग के अंदर। और मूविंग के अंदर 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस एंड 5 सेंस है। और नॉन मूविंग के अंदर अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है। ये अभी तक हमने इसके अंदर समझने की कोशिश की है। चलिए आगे चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए सब्सटेंस जो है वो क्या है, अजीवा। और अजीवा इज डिवाइडेड इनटू द पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्पेस। ठीक है, अजीवा की बात कर लें, जीवा की बात हो गई, अब अजीवा की बात कर लें। अभी जीवा की बात और करेंगे बॉन्डेज लिबरेशन के अंदर। अब अणु जो होता है ना बच्चों, वो होता है अर्थ, फायर, एयर, वाटर। और इनकी पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर कुछ क्वालिटी भी दी गई है, अभी बताएंगे। और इनसे जो बनता है ना, दैट इज नोन एज परमाणु, और दैट इज नोन एज कंपाउंड। धर्म, अधर्म, स्पेस, अपन ने इसके बारे में बात करी, राइट। अब चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अजीवा से। ठीक है, अजीवा के अंदर सबसे पहले हम अणु पढ़ रहे हैं कि अणु क्या होता है, मतलब पुद्गल क्या होता है, सॉरी पुद्गल क्या होता है।
उसको हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखो, इट इज आल्सो नोन एज अ मैटर, पुद्गल को हम अपन मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैटर जो कि चारवाक का मैटर था वही मैटर है, ये कोई अलग मैटर नहीं है, ये वही है। अर्थ फायर एयर वाटर तो चारवाक के लिए भी सेम है, जैन के लिए भी सेम है, बुद्ध के लिए भी सेम है, न्याय के लिए भी सेम है, वैशेषिक के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। सांख्य फिलोसफी भी अर्थ फायर एयर वाटर की बात करेगा, ठीक है, पंच महाभूत बोलेगा उनको, तो ये सबके लिए सही है। It is known as the matter. It is defined as one which can be integrate और disintegrate, ठीक है, जो कि इंटीग्रेट हो सकता है और डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मतलब यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इज द वन विच कैन बी इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट। सो पुद्गल इज ए कंपाउंड और कंपाउंड इज ए पुद्गल, ठीक है। इट इज अगेन क्लासिफाइड एज अणु एंड परमाणु, और अणु इज डिवाइडेड इनटू अर्थ फायर एयर वाटर। इन्होंने पुद्गल के अंदर स्पेस और टाइम नहीं लिखा, इन्होंने स्पेस और टाइम को अलग से ऑब्जेक्ट माना। अर्थ फायर एयर एंड वाटर से ही बन रहा है ना चीजें, तो पुद्गल जो स्पेस और टाइम है वो तो रिक्वायर्ड है, कोई स्पेस होनी चाहिए, कोई टाइम होना चाहिए। अभी मुझे कुछ भी बनाना हो मान लो, ठीक है, मान लो कि कोई भी डिश बनानी हो मुझे, तो उसके लिए मेरे को स्पेस और टाइम तो चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके अलावा स्पेस एंड टाइम तो चाहिए। तो स्पेस टाइम अलग हो गए, और बनाने वाले जो है अर्थ फायर एयर वाटर, ये मैटर हो गए, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो गए। और इससे जो बना दैट इज व्हाट, दैट इज द कंपाउंड। इससे जो बनने वाली चीज है वो है कंपाउंड। इससे जो बनने वाली चीज है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। तो देखिए, पुद्गल इज नोन एज मैटर। इट इज डिफाइंड एज ए वन विच कैन बी इंटीग्रेटेड, विच कैन बी इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेबल होता है और डिसइंटीग्रेबल होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पुद्गल। इट इज अगेन क्लासिफाइड इन द अणु और परमाणु, और अणु के अंदर हम देखेंगे अर्थ फायर एयर वाटर। तो अर्थ फायर एयर वाटर जब भी कंबाइन होते हैं तो दैट विल फॉर्म व्हाट, दैट विल फॉर्म वर्ल्डली ऑब्जेक्ट और परमाणु। चलिए, सो देखिए, अब देखते हैं कि अर्थ फायर एयर वाटर की कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर इनको कुछ क्वालिटी दी है जिससे कि क्या हो, इसका और भी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो। एक चीज ये भी थी, हाउ चारवाक ने तो सिर्फ अर्थ फायर एयर वाटर के बारे में बात करता, इन्होंने इसको क्वालिटी भी दे दी अर्थ फायर एयर वाटर। सर हाँ, ये तो अर्थ फायर एयर वाटर ये तो कॉन्शियसनेस में जाता था ना, तो फिर ये अनकॉन्शियसनेस में कैसे आया? कहाँ कब गया कॉन्शियसनेस के अंदर? सर जो नॉन मूविंग है, तो जिनका वन सेंस है, तो वहां पे ना आप बोला ना अभी कि नहीं नहीं, अपनी वो का अनकॉन्शियस के अंदर नहीं है, वो तो फैक्टर्ड के अंदर है ना, जो बॉन्डेड फॉर्म के अंदर जीवा है उसके अंदर, बॉन्डेड फॉर्म के अंदर है ना, उसके अंदर है। अच्छा, वो शायद उसके अंदर गलत हो गया क्या, देख लेते हैं। नहीं देखो ना, फैक्टर्ड के अंदर है जीवा, ये कॉन्शियस है ओके ना, जीवा के ओके अंदर फैक्टर्ड फॉर्म के अंदर जो है ना, बद्ध फॉर्म के अंदर जो मुक्त है उसकी तो क्या ही बात करनी, होता अलग ही लेवल का है। जो फैक्टर्ड फॉर्म के अंदर है ना, वो है मूविंग एंड नॉर्मल, जीवा नहीं। समझ गया अविनाश? यस सर। हाँ, तो अब ये देखो, अर्थ फायर एयर और वाटर जो है दैट इज व्हाट। अविनाश अपना एक बार म्यूट कर लेना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अर्थ फायर एयर वाटर जो है ना, वो क्या है, ये अलग तरह के सब्सटेंस है, ये क्या है, एलिमेंट्स है और अणु है। और इनकी क्या है, कुछ क्वालिटीज है। जैसे अर्थ की क्वालिटी स्मेल, आपने देखा होगा मिट्टी की सुगंध आती है, ठीक है, अच्छी अच्छी। जब भी बारिश होती है तो घड़ा कहीं रखा होगा तो उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, राइट। तो मिट्टी की एक क्वालिटी है, अर्थ की क्वालिटी स्मेल करने की। फायर की क्वालिटी है कलर की, ये क्वालिटी भी दे रहे हैं इनको। एयर की जो क्वालिटी है ना, दैट इज ऑफ टच। एयर अपन को महसूस होती है, ठंडी हवा चल रही है अपन बोल सकते हैं, गर्म हवा चल रही है। कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमको महसूस हो रही है। वाटर जो है ना, वो टेस्ट है, वाटर, वाटर की क्वालिटी टेस्ट है, ठीक है। जैसे आपने कभी मान लो गांव के कुएं में से पानी निकाला, बोला मीठा पानी है ये, पानी बहुत मीठा है। आपने जैसे मान लो नॉर्मल वाटर भी पिया ना, तो उसके अंदर भी टेस्ट होता है, तभी तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। टेस्ट ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा। पर जब पानी पीते हो तो पानी जो वाटर होता है
दैट इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। उसको पी के आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते, और नहीं पियोगे तो क्या होगा, नहीं पियोगे तो दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब ये है, अर्थ फायर एयर वाटर का इन्होंने क्वालिटी भी डाल दिया। ये देखो अब आ रही है सीमा जी। अर्थ फायर एयर वाटर का क्या करा है इन्होंने, इन्होंने क्वालिटी भी डाल दिया है अर्थ फायर एयर वाटर। अब जब अर्थ फायर एयर वाटर और क्वालिटी डाल दिया तो बच्चों ये समझो कि आपका जो थॉट है, मतलब आपका जो चार्वाक का थॉट था जिसमें उन्होंने अर्थ फायर एयर वाटर के बारे में बात करी थी, उन्होंने इसके अंदर क्वालिटी भी डाल दी तो और इम्प्रूव कर दिया। कभी ऐसा आ सकता है कि चार्वाक का थॉट इज इम्प्रूव्ड बाय द जैनिज्म एंड जैनिज्म थॉट इज इम्प्रूव्ड बाय द वैशेषिका, तो आपको इस डायमेंशन में लिखना होता है, ठीक है। तो दिस एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स एंड दिस कंपाउंड इज लायबल टू इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट। कंपाउंड जो होता है उसको तोड़ सकते हो आप, अर्थ फायर एयर वाटर इन एटम्स को नहीं तोड़ सकते और इन अणु को नहीं तोड़ सकते, परमाणु को आप तोड़ सकते। ये डिफरेंस है अणु और परमाणु के अंदर, जो कि आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए फिर आती है बात, देखो अब अपन ने क्या कर लिया, अपन ने पुद्गल पढ़ लिया, पुद्गल के अंदर अणु और परमाणु पढ़ लिया। पुद्गल के अंदर बोला कि पुद्गल इज दैट व्हिच इज लायबल टू इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट, इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, अणु एंड परमाणु। अणु इज हैविंग अर्थ फायर एयर वाटर, इट इज हैविंग अर्थ फायर एयर वाटर इज हैविंग सम क्वालिटी। अर्थ की क्वालिटी है स्मेल करना, फायर का क्वालिटी अपना फायर को टच नहीं कर सकते आप, फायर को देख सकते हो सिर्फ दूर खड़े होकर कलर, ठीक है। एयर की क्वालिटी है टच और वाटर की क्वालिटी है टेस्ट। तो ये चीजें है अपनी अणु और परमाणु इस तरह से। अब आता है फिर धर्म के बारे में, अधर्म और स्पेस, ठीक है। तो धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, धर्म एंड अधर्म आर यूज्ड हियर नॉट इन देयर पॉपुलर सेंस। जैसे इसके पॉपुलर सेंस हो ना, धर्म का मतलब एथिक्स, मेरिट इसका मतलब डिमेरिट, वैसे नहीं है, पाप पुण्य की फॉर्म के अंदर नहीं है। दिस इज नॉट पाप और पुण्य, दिस इज व्हाट टेक्निकली साइंस के अंदर ये टर्म जो है टेक्निकल टर्म है। जैसे शार्प टेक्निकल टर्म थी, वैसे धर्म और अधर्म भी टेक्निकल टर्म है, और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मूवमेंट एंड रेस्ट। व्हाट डज इट मींस कंडीशन ऑफ मूवमेंट एंड रेस्ट? इसका मतलब ये है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो मूवमेंट और रेस्ट के लिए जानी जाती है। इसका मतलब क्या है ये समझो कि मूवमेंट और रेस्ट का मतलब क्या है, ये समझो। देखो ये जो जैन फिलॉसफी थी ये ऐसे मानती थी कि भाई देखो इस संसार के अंदर ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिसको आप इन्फर कर सकते हो, जो कि अजीवा के अंदर उन्होंने डाली, जो आपको एक पथ पर ले जा भी सकती है और उस पथ से भटका भी सकती है। कुछ शक्तियां जो भटका सकती हैं, कुछ शक्तियां जो ले जा सकती है, ठीक है। इनका पॉपुलर मीनिंग ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपको समझाने के लिए बता रहा है। तो ऐसी कोई शक्ति है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो, आपने क्या करा, आप इस गोल की तरफ हो, आपके पेरेंट्स आपकी एक ऐसी शक्ति हो गई। अब ऐसे दिख नहीं रहे पेरेंट्स कि आपको कोई शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं दिख रहे, पर आप इन्फर कर सकते हो हाँ पेरेंट्स आर विद मी इन दिस एंडेवर। कई लोगों के पेरेंट्स क्या होते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि उनका बेटा आईएएस ना बने, समझ मारा। कईयों के पेरेंट्स ऐसे भी जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसके अंदर अधर्म। इस गोल की तरफ तुम जा रहे हो, वहां पे अधर्म है, राइट। अच्छा आपने मान लो आपके अपन तो यही केस लेके चलते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चा आईएएस बन जाए हमारा, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स के अंदर जो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट इज नॉट दिस वन, कंडीशन जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, वो हो जाएगा धर्म। आप पढ़ रहे थे अच्छे से, आपका मन लग रहा था पढ़ाई के अंदर, आपका दोस्त आता है कि चलो यार कहीं घूम कर आता है, क्या करना है पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, रात को जग के पढ़ लेना, ऐसे आपको धोखा देकर क्या करता है, आपको घुमाने ले जाता है। अब जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था आपको, पर जब वो घूम कर आया तो आपका मन फिर अगले दिन भी घूमने का करेगा, फिर अगले दिन भी घूमने का रहेगा, 3-4 दिन तो वो लेके चलेगा, चौथे दिन आप ही फोन कर दिए कि भाई आज नहीं लेके चलेगा क्या घुमाने। तो यहाँ पर इसने ये पर्सन क्या होगा, अधर्मी। ये कंडीशन जो उसने क्रिएट करी ना, दैट इज नोन एज अधर्म। दिस इज जस्ट द कंडीशंस, ठीक है।
तो धर्म का मतलब क्या है? मूवमेंट, जो आपको मूवमेंट करने की। अधर्म का मतलब क्या है? जो कि आपको रेस्ट पे रखे। ठीक है, दैट इज धर्म और अधर्म। ये एग्जाम्पल और ये सब बातें इसके अंदर नहीं लिखनी। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो इनका एग्जाम्पल है, जैन फिलोसफी का एग्जाम्पल है। जैसे मान लो एक ट्रेवलर है, वो चल रहा है, ट्रेवलर है, वो चल रहा है और उसको है ना यहाँ पर पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। जैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसके पास एक ही घंटा बचा है और एक घंटे में अगर वो कहीं पर भी, एक घंटे के अंदर उसका जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ, मान लीजिए 55 मिनट्स का डिस्टेंस। ठीक है, 55 मिनट्स का डिस्टेंस, अगर लगातार चलेगा तो 55 मिनट्स में पहुंच जाएगा। अब उसको क्या होगा? अब उसको क्या होगा? 55 मिनट्स में पहुंच जाएगा अगर लगातार चलेगा तो, राइट। अब उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा बच्चों उसमें? उसको एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि यहाँ पर उसको दिखेगा एक बहुत बड़ा पेड़। उसको पेड़ दिखेगा यहाँ। अब पेड़ दिखेगा तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, 5 मिनट आराम कर लेता हूँ फिर चल जाऊंगा। और वो जैसे ही यहाँ पर बैठा, तो आराम करने के बैठा था, थोड़ी देर में वो सो गया और आधा घंटा हो गया और बहुत अच्छी नींद आ रही थी, इसको सपना भी आ रहा था अच्छे से। फिर एकदम से उठा, अरे भाई मैं तो क्या हो गया, मैं तो पहुंच ही नहीं पाया वहां पर जहाँ पे मेरे को पहुंचना था, उसका तो ट्रेन छूट गया है यहाँ पे। तो इन दिस कंडीशन दिस शैडो, शैडो खुद रेस्ट नहीं है, शैडो ने ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी कि अच्छी हवा चल रही है और इसने सोचा 5 मिनट के लिए गई, आधे घंटे तक। ये कंडीशन जो प्रोवाइड करी है ना, दैट कैन नॉट बी सीन, ये परसीव नहीं कर सकते, ये इन्फर कर सकते हैं हम सब। तो धर्म और अधर्म को बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हम परसीव नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्फर कर सकते हैं। और धर्म और अधर्म ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपको रेस्ट या फिर मोशन के लिए करती है। ठीक है, रेस्ट या मोशन के लिए कंडीशंस क्रिएट करती है। तो हमारे संसार के अंदर जब ऐसे बोलते हैं ना कि जिस भी चीज को तुम चाहो तो क्या होता है, सारी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है, तो उसका मतलब यही है कि कंडीशंस क्रिएट होती रहती है अपने आप में। वो जो कायनात है मिलाने में जो लग रही है, आपके मोटिव तक ले जाने में, वो धर्म है। और जहां धर्म है, जहां पर एक कायनात आपको मिलाने में रख रही है, तो दूसरा जो अधर्मी है और दूसरा जो कायनात है वो आपको उससे दूर ले जाने के लिए कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। कोई भी जब भी बड़ी चीज अचीव करनी होगी ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही तुम मान लो प्रीलिम्स क्लियर कर रही है, मेंस में पढ़ रही है, तो मैंने भी ऑब्जर्व करा है, तो मेंस के टाइम पर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। उससे उभर कर कोई भी बड़ी चीज चाहिए होती है, उससे अगर तुम उभर पाए तो तुम बन सकते हो। ऐसा है। तो धर्म और अधर्म के मतलब समझे, इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, कॉपी के अंदर परसीव कर देते हैं। कभी उनको लगता है एग्जांपल है शैडो का, शैडो तो दिख रही है तो परसीवेबल लिख देते हैं, नहीं, वो कंडीशंस जो है ना वो नहीं दिख रही, और वो कंडीशन ही धर्म और अधर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो ये समझो, धर्म एंड अधर्म आर यूज्ड not here as a पाप और पुण्य और merit or demerit, but it is technical sense of conditions of movement and rest। कंडीशंस है मूवमेंट और रेस्ट की, और दिस आर इटर्नल एंड इम्पर्सिटेबल। ठीक है, दिखती नहीं है और है मतलब अनंत काल तक। अब शैडो तो जहां शैडो रहेगी हमेशा शैडो रहेगी ना, और जहां राहगीर दिखेगा शैडो को, वहां पर वो रुकने की कोशिश भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उन भावनाओं के अंदर बह भी सकते हो, नहीं भी बह सकते हो। आपका फ्रेंड फोन करता है कि चल घूमने चलते हैं, अब इट इज अप टू यू, अब तुम हो। वो कंडीशन तो क्रिएट कर दी उसने एक और कंडीशन क्रिएट कर दी कि घूमेंगे ना तो आइसक्रीम भी खा लेंगे, मैं खिला रहा हूँ, चलते हुए डिनर कर लेंगे किसी होटल के अंदर रुक कर। कंडीशन पे कंडीशन क्रिएट होती जा रही है। अब तुम कैसे हो, तुम सजग रहोगे, अगर तुम कॉन्शियस रहोगे, तुम कॉशियस रहोगे, देन ओनली यू कैन डिनाई दैट कंडीशन। तो धर्म और अधर्म वही कंडीशन बच्चे और यूज फॉर देयर पॉपुलर सेंस। अब देखो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिस आर द कंडीशंस, बस ये वर्ड जरूर लिख देना इसके अंदर।
तो शैडो है ना, शैडो इज क्रिएटिंग द कंडीशन। शैडो खुद अधर्म नहीं है, तुम्हारा दोस्त अधर्म नहीं है, जो कंडीशन क्रिएट कर रहा है वो अधार्मिक है, तुमको अपने गोल से भटका रही है वो कंडीशन। तो दिस आर इटर्नल एंड इम्परसेप्टेबल। इटर्नल है और देखा नहीं जा सकता। दे कैन बी इन्फर्ड एज द कंडीशन विच हेल्प इन मोशन एंड द रेस्ट रेस्पेक्टिवली। वो कंडीशंस जो तुम्हें मोशन और रेस्ट के अंदर लेके जाएगी वो क्या होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्फर्ड। ये क्लियर है बच्चों? धर्म धर्म, प्लीज लेट मी नो एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हम काम पहुंच गए। Yes, sir. हम अजीवा में पढ़ रहे हैं। अजीवा के अंदर हम पुद्गल पढ़ चुके हैं बच्चों, धर्म और अधर्म पढ़ चुके हैं। अब लेट्स डील विद द स्पेस। स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं, स्पेस क्या है। तो स्पेस भी इनफाइनाइट है, इटर्नल है और इम्परसेप्टिबल है। इसको भी नहीं देखा जा सकता, स्पेस को भी कहीं से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, स्पेस को भी इन्फर ही कर सकते हैं अपन, अनुमान ही लगा सकते हैं स्पेस को। इट इज इन्फर्ड एज अ कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन। कैसे अनुमान लगाओगे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पहले तुम्हारी बॉडी क्या थी, छोटी थी। अब अगर स्पेस ही नहीं होता, मान लो तुमको स्पेस ही नहीं, तो तुम बढ़ कैसे रहोगे? अब किसी को ऐसे ऐसे करके रखोगे तो वो बढ़ेगा कैसे? तो उसका मतलब क्या है, स्पेस है। तो जब तुम्हारी एक्सटेंशन हो रहा है तो इसका मतलब स्पेस है ना। कहाँ एक्सटेंड करोगे? और स्पेस में ही करोगे। अब जैसे तुम्हारे रूम पे मान लो चेयर रखी है, बेड रखा है, अब तुम कुछ और लाके भी डाल दोगे तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब कहाँ आ रहा है वो? स्पेस के अंदर आ रहा है। हम बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पेस है, काम खत्म। हम बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर फैल रहा है, इसका मतलब स्पेस है। तो स्पेस इज समथिंग विच कैन बी इन्फर्ड बिकॉज दे आर कंडीशंस ऑफ एक्सटेंशंस। जो भी सब्सटेंस है वो एक्सपेंड कर सकता है। ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट टाइम, सारे टाइम में, टाइम के अलावा हैव एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कर सकते हैं। एंड एक्सटेंशन इज अफोर्डेड ओनली बाय द स्पेस। और एक्सटेंशन कौन करेगा? स्पेस के कारण ही एक्सटेंशन होगा। इसका मतलब अगर तुम एक्सटेंड कर रहे हो, अगर तुम एक्सटेंड कर रहे हो तो देयर इज स्पेस। बिना स्पेस के कैसे एक्सटेंड करोगे भाई? जितना स्पेस मिलेगा ना उतना एक्सटेंड कर लोगे। अब इस बात को ध्यान से सुनो, जितना स्पेस मिलेगा उतना एक्सटेंड कर लोगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कमरा समझो जिसके अंदर पूरा अंधेरा हो रहा है, आपने उस कमरे के अंदर लाइट जलाई, तो मान लो बहुत डिम लाइट जलाई, तो भी सब जगह फैल गई ना वो लाइट। वो कमरा था जितना उतना फैल गई। आपने छोटा कमरा लिया, एक छोटा, ठीक है, उसके अंदर लाइट जलाई, उसके अंदर भी उतना फैल गई, जितना कमरा था उतना फैल गई। आपने और बड़ा कमरा लिया, लाइट जलाई तो वो भी फैल गई। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपको स्पेस मिल रहा है उतना आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो अब देखो, अब एक बात समझो, ये मेरे को बाद में बतानी थी बात, बट अभी निकल जाएगी, अभी निकल गई है मुंह से, तो आप सुन लीजिए, यहीं पर सुन लीजिए। जैसे एक चींटी होती है, एंट, ठीक है, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होगी वो उसकी शरीर के अंदर पूरी फैली होगी। एक हाथी होता है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में फैली हुई है। एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें भी कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे इसका एग्जांपल ये ज्ञान फिलॉसफी से देगी। जैसे मान लो ये हाथ है, इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा कोई पिन चुबाऊंगा, कुछ करूंगा, तो मेरे को फील होगा ना। इसका मतलब हर जगह कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे भी कॉन्शियसनेस है, यहाँ कॉन्शियसनेस है, यहाँ कॉन्शियसनेस है। तो मेरे बॉडी के अंदर हर जगह फैली हुई है कॉन्शियसनेस। जैसे मान लो ये बॉडी है, तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस फैली हुई है। ये थोड़ा बाद में बताना था जीवा के टाइम पर अभी सुन लो। यहां पर था तो यहां तक कॉन्शियसनेस फैली हुई है, हर जगह पर कॉन्शियसनेस फैली हुई है, ठीक है। एंट है, मान लो कोई चींटी है, चींटी के अंदर भी कॉन्शियसनेस। कोई हाथी है बड़ा सारा, उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस फैली हुई है हर पार्ट के अंदर। तो कॉन्शियसनेस का ये नेचर होता है कि वो एक्सटेंडेबल होती है, समझे। सोल जो है, जीवा जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉन्शियस सब्सटेंस व्हिच आर एक्सटेंडेबल। तो अपने हिसाब से स्पेस एडजस्ट कर लेती, जितना स्पेस उतना कॉन्शियसनेस।
तो कोई ऐसा थोड़ी ना होता, कोई ज्यादा मोटा व्यक्ति होता है तो उसके अगर तुम पिन चुपाओगे तो उसको असर नहीं होगा, उसकी कॉन्शियसनेस फैल गई है। कोई पतला है उसको ही असर होगा, ऐसा तो नहीं होता। हर कॉन्शियसनेस का यही दायरा होता, मान लो। अब कॉन्शियसनेस मान लो एक ऐसा आदमी है, कॉन्शियसनेस का यही दायरा होता कि मैं सिर्फ है ना इतना स्क्वायर किलोमीटर फैल सकती हूँ, तो इसके यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस होती नहीं। इस पतले आदमी के अंदर क्या होती है, इसके पतले आदमी के अंदर कॉन्शियसनेस बाहर निकल रही होती। समझ रहे हो? तो कॉन्शियसनेस को जितना स्पेस मिलेगा ना उतना ही फैलेगी, कहने का मतलब ये है। और स्पेस मिलने का मतलब बच्चों क्या है, आपने अगर अपन बॉडी की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, तो सब्सटेंस जो एक्सटेंडेड सब्सटेंस होता है उसका मतलब क्या है कि मतलब स्पेस है, तो इसका मतलब तुम्हें स्पेस को मानना पड़ेगा, बिना स्पेस के तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो चारवाक जब बोलेंगे कि भाई स्पेस इज नॉट देयर, तो उनपे कमेंट यही आएगा जैन फिलोसोफर को, तो भैया एक्सटेंड कैसे कर रहे हो? हाउ द बॉडी एक्सटेंडेड? If there is no space, how the body is extended? तो स्पेस खुद एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन तुम्हारी बॉडी का है। इट इज लोकस ऑफ द एक्सटेंशन, इट इज वेयर द एक्सटेंशन इज हैपनिंग। स्पेस खुद एक्सटेंशन नहीं है बच्चों, ऐसे मत लिखना स्पेस इज एक्सटेंशन, नहीं, स्पेस खुद एक्सटेंशन नहीं है। इट इज योर बॉडी विच इज एक्सपेंडिंग इन द स्पेस। वो स्पेस के अंदर जो लोकस है ना, यहाँ पे आप एक्सटेंड कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। दैट इज नोन एज, जो लोकस है उसको बोल रहे हैं अपन स्पेस। स्पेस खुद बढ़ नहीं रहा है, स्पेस तो इनफाइनाइट है, तो पहले से इनफाइनाइट। ये बात थोड़ा दिमाग में रखो, स्पेस के अंदर इस तरह से हम बात करते हैं, राइट? चलो, अब ऐसा बोला जाता है कि भाई दो तरह का स्पेस है, टू काइंड्स ऑफ स्पेस आर डिस्टिंग्विश्ड, ऐसा बोला गया है, ठीक है। वन इज लोक आकाश और फील्ड स्पेस, ठीक है। इन वन मोशन इज पॉसिबल एंड इट इज नोन एज लोक आकाश। एक होता है ना वैक्यूम, वैक्यूम भी एक स्पेस है, इन्होंने ये माना है। वैक्यूम के अंदर मोशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। और एक होता है लोक आकाश जो जनरल स्पेस है, ठीक है। इन अदर मोशन इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज कॉल्ड एज अलोक आकाश और एम्प्टी स्पेस, इसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। तो वैक्यूम के जो जो पहला है, जो लोक आकाश है, ठीक है, जो नॉर्मल स्पेसेस के अंदर सब लिविंग बीइंग्स और लाइफ और ये सब चीजें होती हैं। और जो वैक्यूम जो है ना लेटर, उसके अंदर इनफाइनेटली होता है वो वैक्यूम। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कि ब्लैक होल का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल के अंदर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो समझ के देखो कितना साइंटिफिक चल रहा है, एक एक पॉइंट पे साइंस लेकर आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई इनको हो सकता है, अब इनको कैसे ज्ञान हुआ होगा भाई इन सब चीजों, इन्होंने कुछ करे होंगे एक्सपेरिमेंट, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी एक हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कैसे करा इन्होंने, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि भाई कैसे इन्होंने इस तरह से करा। इतनी चीजों के बारे में इनको कैसे पता चल गया, ये इनके अंदर एक स्टिल हो सकता है कि ऐसी कोई और भी चीजें हो जो कि हमें अभी नहीं पता हो, इनको पता हो, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको देखना है, राइट? तो अभी क्लियर है सबको ये? प्लीज लेट मी नो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक एक बार समझ में आ जाएगा तो जिंदगी भर कुछ नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। इतने अच्छे से बता दिया जाएगा इसको। हमने ये समझाया है कि देखो हम जीवा और अजीवा की बात कर रहे हैं, और अजीवा के अंदर चार चीजें हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। पुद्गल, पुद्गल के अंदर हमने अणु और परमाणु पढ़ा। पुद्गल के बाद धर्म, अधर्म पढ़ा हमने, और स्पेस भी हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं जीवा के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट जीवा है क्या। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम के अंदर क्या होता है, टाइम को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर जीवा को पढ़ेंगे आराम से, फिर बॉन्डेज लिबरेशन पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज नस्तिका है, मतलब नॉन एक्सटेंडेबल, बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड इन द स्पेस। टाइम जो है वो जैसे बना है वैसे ही है। इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ये, ठीक है, कि हर इनफाइनाइटली फैला हुआ है टाइम। और इट इज नॉट परसीव्ड, इसको भी अपन परसीव नहीं कर सकते, इसको भी इन्फर कर सकते हैं। अब इसको इन्फर करने के लिए क्या है, कंटिन्यूटी, एक्शन,
न्यू एंड ओल्ड, इसको नाउ एंड देन भी बोल सकते हैं, अभी समझाते हैं सबके, ठीक। और मॉडिफिकेशन कैसे इन्फर कर सकते हो टाइम को। मान लो कि तुम्हें किसी दिन कभी तुम्हें क्या करा, एक रूम में बंद कर दिया और तुम्हें ऐसा कुछ डिप्रेशन डाल दिए तुम्हारी बॉडी में, जिससे कि तुम 6 महीने तक सोते रह गए। अब तुम सोए थे जनवरी के महीने के अंदर, 1 जनवरी को तुम सोए थे, अब हो गया है जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, राइट। तो तुम जब उठोगे ना बच्चों, ये जो पर्सन उठेगा इसको तो लगेगा कि 2 जनवरी हो गया आज। तो ये बाहर आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा, ये बताओ, ये कैसे करेगा कि समय निकल चुका है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ कि समय निकल चुका है, निकल गया है और समय पास हो गया है। टाइम को कैसे इन्फर करेगा ये, कोई मेरे को बताएगा? सोच कर देखो। मूवीज में दिखाते हैं ना, तो मूवीज में उसको पता चलता है, धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करता है। तो कैसे ऑब्जर्व करता है वो? कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है। सर चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। और बॉडी डेवलपमेंट जो हुआ, बॉडी का तो क्या डेवलपमेंट होगा 6 मंथ? मतलब सराउंडिंग में। हाँ, सराउंडिंग के अंदर होगा। देखो क्या होगा, उसने देखा होगा कि यार एक बिल्डिंग बन रही थी जब ये सोया था ना, तब 1 जनवरी को एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। बस इतने में उसने देखा कि 6 महीने बाद उसने देखा कि यार ये बिल्डिंग तो पूरा क्या है, बिल्कुल मॉल बन गया, 5 स्टार मॉल। ऐसा एक दिन में कैसे हो सकता है? मतलब मॉडिफिकेशन हुआ ना कुछ, तो मॉडिफिकेशन जो हो रहा है इसका मतलब समय बीत गया है। इसको ऐसे पता चलेगा समय बीत चुका है। नाउ एंड देन, पहले ऐसा था अब ऐसा है, कुछ एक्शन हुआ, कंटिन्यूटी बनी ना। तो जब कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आज है, तो अपन को कैसे पता चलेगा अगर सब कुछ अपन को भुला दिया जाए, ठीक है। तो हमको ये पता चलेगा कि सामने बिल्डिंग जो बन रही थी उसकी पहले ग्राउंड फ्लोर थी, और ग्राउंड फ्लोर के बाद ये। एक सेकंड, एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 सेकंड के लिए बस।
Hello everyone. So am I audible to everyone? Am I audible बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये समझ में आया कंटिन्यूटी एक्शन। इससे अपन इन्फर कर सकते हैं ना टाइम को देख नहीं सकते। ये घड़ी का जो टाइम है ना, दैट इज नॉट द टाइम कि सर टाइम देख सकते हैं। घड़ी का टाइम तुम्हें, ये तो अपन ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है टाइम, ठीक है, कि हमने ये बोल रखा है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होंगे, 24 घंटों को अपन ने, एक घंटे को अपन ने 60 सेकंड के अंदर डाल रखा है। ये घड़ी का समय है, इसको अपन को समय नहीं मानना है। ये समय जो है, दूसरा जो समय है, वो वाला समय है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिसको अपन सिर्फ इन्फर कर सकते हैं, जिसको अपन परसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टाइम के बारे में है, कंटिन्यूटी, मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी, नाउ एंड देन, ये टाइम के बारे में उन्होंने इस तरह से बताया, राइट। अब आता है हमारा जो टॉपिक है, इन पे तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, टाइम के ऊपर, स्पेस के ऊपर पूछेगा तो पूरा अजीवा के ऊपर पूछ लेगा, ठीक है। पुद्गल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पुद्गल, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल याद रखना। देखो बच्चों, एक चीज होता है कि जब पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, अभी बता देते हैं जिससे गलती ना करो। क्वेश्चन ही पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, और आंसर कॉपीज जो हम चेक करते थे जब हम पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, और जब टेस्ट सीरीज के अंदर भी अभी हम कॉपी चेक करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय, मैं पूछता हूँ सब्सटेंस, लोग पुद्गल लिखने लग जाते हैं। पुद्गल इज वन ऑफ द सब्सटेंस, नॉट द सब्सटेंस। सब्सटेंस बड़ी चीज है। सब्सटेंस के अंदर आपको ये लिखना है, सब्सटेंस इज वन व्हिच हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, दिस क्वालिटीज, सर्टेन क्वालिटीज आर एसेंशियल क्वालिटीज, सर्टेन क्वालिटी आर एक्सीडेंटल क्वालिटीज। ये आपको सब्सटेंस के अंदर लिखना होता है। फिर आपको सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, उसमें से एक निकल कर आएगा पुद्गल। पुद्गल की डेफिनेशन ये है, पुद्गल इज आल्सो मैटर which can be integrate and disintegrate. It is divided into two parts. First is atom and second is compound. यहाँ पे गलती करते हैं, जहां गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पुद्गल, ठीक है। पुद्गल का मतलब ये होता है, सब्सटेंस का मतलब अलग है, पुद्गल का मतलब अलग है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा एक टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है बच्चों, दैट इज नोन एज बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मतलब बांध देना, किसी चीज को बांध देना है। अब यहाँ पे किसको बांधोगे आप? सोल को। और लिबरेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेशन का मतलब होता है मुक्त कर देना उसको आपस से, लिबरेट हो जाना, लिबरेशन करना। तो बॉन्डेज इज डिवाइडेड इनटू, बॉन्डेज के अंदर दो स्टेप पढ़ेंगे, आश्रव और बद्ध पढ़ेंगे। बहुत सिंपल चीज है, आश्रव और बद्ध, ठीक है। और लिबरेशन के अंदर पढ़ेंगे संवर और निर्जरा। एक एक लाइन की चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, एक एक लाइन की चीजें, संवर और निर्जरा, ठीक है। दो चीजें अपन बॉन्डेज लिबरेशन पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट स्टार्ट व्हाट इज सोल। सोल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देखो, सोल क्या है? जीवा। अब हमने इसका क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया कि जीवा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो है कॉन्शियस जीवा और एक है फैक्टर्ड जीवा, ठीक है। फैक्टर्ड जीवा इज अगेन डिवाइडेड इनटू मूविंग एंड नॉन मूविंग। फैक्टर्ड मतलब वही है बद्ध फॉर्म के अंदर जो है, बंधन के फॉर्म के अंदर है, बद्ध फॉर्म के अंदर या फिर बंधन। अब ये समझो कि आपका जो होता है ना, आपका जो सबसे पहले देखो, अब ये सब समझना, ये पूरा अपन बॉन्डेज लिबरेशन बता रहे हैं। देखो एक सोल है, ये मुक्त है। स्टार्टिंग में जो सोल आती है ना, वो मुक्त होती है, मुक्त, इमेंसिपेटेड, ऐसा कुछ बोल लो। मुक्त का मतलब क्या होता है कि सोल के अंदर है ना, सोल के अंदर चार चीजें हैं। मुक्त सोल को किसको बोलोगे? जिसके अंदर इनफाइनेट ब्लिस हो, जिसके अंदर इनफाइनेट पोटेंशियल हो, जिसके अंदर इनफाइनेट नॉलेज हो, जिसके अंदर इनफाइनेट फेथ हो, फेथ। तो इस चीज को बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब इनफाइनाइट होता है। चतुष्ट है, चतुष्ट है मतलब अनंत, चार चीजें होनी चाहिए जो अनंत हो। चतुष्ट मतलब चार। तो एक मुक्त सोल क्या होती है? जिसके अंदर इनफाइनाइट ब्लिस हो रहा है,
इनफाइनाइट पोटेंशियल हो रहा है, इनफाइनाइट फेथ हो रहा है, इनफाइनाइट नॉलेज हो रहा है। ये हमारी मुक्त फॉर्म थी, ये हमारी इसके अंदर फॉर्म क्या थी, ये मुक्ति मिल गई थी हमको इस फॉर्म के अंदर, इसको बोले हम अनंत चतुष्टय। चलो भाई, अब ये मुक्त फॉर्म कैसे बॉन्डेज के अंदर आ जाएगी, इसको समझेंगे हम बॉन्डेज के अंदर। मुक्त फॉर्म बॉन्डेज में आ जाएगी, इसको समझेंगे हम व्हाट इज बॉन्डेज। और फिर मुक्त फॉर्म को, उस बॉन्डेड फॉर्म को हमको लिबरेट करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, मोक्ष के अंदर जाएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नॉट नोन एज योर लिबरेशन, वो आपका लिबरेशन होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो इमेंसिपेटेड सोल है इसको पहले बांधेंगे, बद्ध फॉर्म में बनाएंगे, फेटर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अब जब ये फेटर्ड फॉर्म के अंदर हो जाएगी ना, बद्ध फॉर्म के अंदर, फिर इसको लिबरेट किया जाएगा। तो कैसे एक इनफाइनाइट सोल जो होती है, जिसको इनफाइनाइट ब्लिस पोटेंशियल, जिसके अंदर इनफाइनाइट फेथ होता है, इनफाइनाइट नॉलेज होता है, वो कैसा क्या करती है, कैसे तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाती है, मतलब कैसे बद्ध फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कैसे फैटर्ड बन जाती है, और फिर उसको हमको कैसे मुक्त कराना होता है। ये है टॉपिक, दैट टॉपिक इज नोन एज बॉन्डेज एंड लिबरेशन। ये हम आगे चलने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे एक सोल जो होती है वो पहले इमेंसिपेटेड होती है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर किस तरह से बद्ध फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और सोल जो होती है उसका बेसिक नेचर तो क्या है, इमेंसिपेटेड ही रहना है। तो फिर वो बाद में जाकर उसको लिबरेट कैसे कर पाते हैं हम, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मोक्ष कैसे मिल पाता है हमें, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए अब अपन ये बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज एन एसेंस ऑफ द सोल। सोल का एसेंस है, बिना कॉन्शियसनेस के काहे की सोल। ये कॉन्शियसनेस तो फेटर्ड फॉर्म के अंदर भी होता है और इमेंसिपेटेड फॉर्म के अंदर भी होता है। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर। एवरी सोल फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट possess कॉन्शियसनेस। अब देखो यहां पर देखो, लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक क्या होता है, इनके पास कॉन्शियसनेस होता है। हर सोल के पास, कितने भी लोवेस्ट सोल हो और हाईएस्ट हो, इनके पास कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। अब ये समझो, ये बात समझो, इसके अंदर लोवेस्ट से हाईएस्ट फॉर्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, ये इसके अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हैं आग में भी कॉन्शियसनेस है, मिट्टी में भी कॉन्शियसनेस है, वायु में भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये इन सब के अंदर, इसके अंदर कॉन्शियसनेस बताया, मतलब दे कैन रिसाइड इन दैट वन, ठीक है, कि कॉन्शियस सब्सटेंसेस है, ठीक है। कॉन्शियस सब्सटेंसेस, दे आर नॉट कॉन्शियस, दे आर हैविंग द कॉन्शियस सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखो कि आग में भी कोई ऐसा पर्सन रह सकता है जो कि कॉन्शियस है, ठीक है, और धरती में भी ऐसा पर्सन रह सकता है जो कि कॉन्शियस है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर। अब देखो जो सोल है ना, सोल जो है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि सोल इज व्हाट, सोल इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अपन ने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस तो उसको बोला ही कि फैक्टर्ड होगा, वो भी कॉन्शियस हो गई, ठीक है। अब ये समझो, तो ये आप समझ गए ना, ये कॉन्शियस इसके अंदर है, राइट। अब ये समझो कि जब, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मना। हाँ, तो ये देखो कि ये जो होता है ना, हाँ, कि अपन बात कर रहे थे कि सोल की बात कर रहे थे। अब देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब सोल क्या होगा, सोल के अंदर कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल क्वालिटी, और ये सोल जो है ना, इसके अंदर इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट फेथ एंड इनफाइनाइट नॉलेज, ये इसके अंदर है, इस सोल के अंदर है। अब इस सोल के ऊपर क्या होगा, कुछ बंधन आएगा। वो बंधन कैसे आएगा, ये अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, आपने कुछ कर्म करा, कोई आप कर्म कर रहे हैं ना, तो वो कर्म जो हो सकते हैं, वो दो तरह के कर्म हो सकते हैं। एक तो बैड कर्म, जिसको अपन ये जो होंगे जैन फिलॉसफी वाले घटिया कर्म भी बोलेंगे, बैड कर्म और गुड कर्म। ये बाद में देखेंगे कौन से बैड कर्म है, कौन से गुड कर्म है। अभी तक अपन ये देख रहे हैं कि जो सोल होती है ना, उसके अंदर इनफाइनाइट है सब कुछ, ठीक है।
और सोल के अंदर कितनी कॉन्शियसनेस है, कितनी तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके हिसाब से सोल इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। ऐसे मान लो कि तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस कम है, ए के अंदर कॉन्शियसनेस कम है, बी के अंदर कॉन्शियसनेस ज्यादा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा सोचने की क्षमता होती है, तो उनसे हम बोल सकते हैं सी के अंदर कौन। तो सोल इज मैनी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस सोल इज मैनी। जैसे भाई एनिमल की कॉन्शियसनेस क्या होगा, एनिमल की कॉन्शियसनेस थोड़ी कम है ह्यूमन बीइंग से, ये समझ में आ रहा है। एनिमल की कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग से थोड़ी कम है, तो एनिमल की सोल अलग है और ह्यूमन बीइंग की सोल अलग है। अब दिस इज आल्सो साइंटिफिक, क्योंकि देखो जब हम बोल देते हैं सोल इज वन परमानेंट इटर्नल, ठीक है, तो हम बोलेंगे जब वन ही है सोल मतलब कॉन्शियसनेस सब में सेम होनी चाहिए। तो भाई एनिमल के अंदर भी कॉन्शियसनेस सेम होगी और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कॉन्शियसनेस सेम होगी। देन व्हाई एनिमल इज नॉट रेशनल, ह्यूमन बीइंग तो रेशनल होगा, है ना। ये कमेंट आ सकता है ना कि अगर सोल इज वन, ट्रेडिशनल थॉट पे ये बोल सकते हैं सोल इज वन है, तो एनिमल के अंदर भी सोल यही है, इसके अंदर भी मतलब कॉन्शियसनेस के बेसिस पे भी सोल वन ही है, मतलब एक ही तरह से सोल है। तो जब मेरे अंदर भी सोल है, बुद्ध के अंदर भी सोल है, जैन के अंदर भी एक ही सोल है, तो भैया हम अलग क्यों हैं? व्हाई आई एम नॉट अ बुद्ध, व्हाई आई एम नॉट अ एंस्टीन, व्हाई एनिमल इज नॉट हैव द रेशनैलिटी। जैन फिलॉसफी बोलेगी देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस सोल इज डिफाइंड। अगर मान लो किसी के अंदर कॉन्शियसनेस ज्यादा है तो सोल वन है, किसी के अंदर कॉन्शियसनेस कम है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस सोल इज डिफाइंड। कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोल डिफाइन होता है। ये किसने बोला? ये जैन फिलॉसफी बोल के जाएगी। तो देखो एवरी सोल फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट possess consciousness, डिग्री वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑब्स्टिकल ऑफ द कर्मास। अब ये कैसे होता है? ये कॉन्शियसनेस किसी के अंदर ज्यादा कॉन्शियसनेस कम कॉन्शियसनेस कैसे आती है? इसके पीछे रीजन है, वो है कर्मास। तो कर्म को तो बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे हो जाता है, ये सारा प्रोसेस उन्होंने बताया। सोल इज इंट्रिंसिक नेचर में सोल क्या होती है? इनफाइनाइट फेथ, ब्लिस, नॉलेज एंड पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल और पावर कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब होता है, क्या होता है? ये सोल का इंट्रिंसिक नेचर है, जिसको अनंत चतुष्टय अपन बोलते हैं। अनंत चतुष्टय अपन इसके अंदर बोला जाता है, ठीक है। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत का मतलब इनफाइनाइट, चतुष्टय मतलब चार चीज होनी चाहिए, फेथ, ब्लिस, नॉलेज एंड पोटेंशियल, ये चार चीज इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब देखो, अब आप क्या करते हो? देखो जैसे आपने मान लो एक कर्म करा, आपने इग्नोरेंस में कोई कर्म करा, मतलब जैसे इग्नोरेंस का मतलब समझो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो अब ये समझो कि मान लीजिए आपको कोई आपका फ्रेंड है, वो परेशान कर रहा था, आपने उसको खींच के थप्पड़ मार दिया। तो ये जो कर्म करा है आपने वायलेंस का, ये आपने नहीं करा है, ये समझो। आप इग्नोरेंस में आ गए, मतलब आप इतने क्रोधित हो गए, आपके अंदर इतना एंगर आ गया कि आप इग्नोरेंस के अंदर चले गए। कभी कभार आप कर देते हो, बहुत तेज गुस्सा आता है, आप पता नहीं क्या क्या फोड़ देते हो, फिर आप सोचते हो अरे यार ये मैंने क्या करा। ये आपने करा है ना, जो तुमने कर्म करा है, तुमने ही करा है कर्म, ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी और ने करा है, तुमने ही कर्म करा है, पर ये इग्नोरेंस में करा गया। उस वक्त क्रोध तुम पे हावी हो गया और क्रोध के अंदर तुमने ये काम करा। तो व्हेन वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, जब हम इस तरह से करते हैं ना, क्रोध के ऊपर जब हम काम करते, क्रोध के अंदर जो काम करते हैं, तो उसको बोलेंगे कि भाई ये एक बैड कर्म कर दिया इसने। दिस इज व्हाट, दिस इज द बैड कर्मा। आप बहुत ईमानदार आदमी थे, सामने वाले ने आपके सामने एक सूटकेस रखा, आपने कहा कि यार आप पता नहीं क्या है ईमानदार, ठीक है। उसने बोला सर आपके दरवाजे पे नहीं लिखा था, हमको लगा नहीं होंगे। तो बोले सर लो 2 सूटकेस ले लो, फिर आप ज्यादा ईमानदार है। तो आप बोलोगे नहीं, फिर आपको एक और सूटकेस, अब आप क्या, आप कहीं और में ही चले गए, आपकी ईमानदारी पता नहीं कहाँ चली गई, आपके अंदर लोभ आ गया, यार इतना तो मैं पूरी जिंदगी में क्या 2 जन्मों में नहीं कमा पाऊंगा, इतना एक साथ दे रहा है, एक दिन के अंदर आ रहा है, क्या करना है, सीधे एक साइन ही तो करना है। ग्रीड, लोभ, ये इग्नोरेंट काम है, इग्नोरेंस में किया गया काम। ये सब तुम्हारा वो इमेंसिपेटेड सोल है ना, उसको बंधन बना रहे हैं। लोभ, माइन, कभी अभिमान इतना होता है, प्राइड इतना होता है, मान, मान का मतलब क्या होता है? प्राइड,
प्राइड इतना होता है कभी कितना कि भैया पता नहीं क्या अचीव कर लिया, कि तुम कुछ भी करो फिर बाद में तुमको हकीकत पता चलती है। जैसे कई कई आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा उनको ईगो आ जाता है, और ईगो आके वो कोई कई किसी नेता से भिड़ गए, कभी क्या कर लिया उधर कर, फिर उनको लगता है कि यार एक्चुअल में क्या था, अभिमान है वो, ठीक है, कि यार मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, उस वो अभिमान आपसे इग्नोरेंस में काम करा रहा है। एक है माया, ये डिलूजन है, ये माया इन सबसे ही मिलती है, ठीक है। माया का अपन जो रियल मीनिंग होंगे दैट वी विल अंडरस्टैंड इन आचार्य शंकर फिलॉसफी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। उसके अंदर वो जो होता है जगत को माया बोलते हैं, तो वो माया क्या है, वो अपन आचार्य शंकर की फिलॉसफी। अभी ये सोचो, इग्नोरेंस में किया गया काम, इग्नोरेंस के अंदर किया गया काम, मतलब एंगर के अंदर किया गया काम, ग्रीड के अंदर किया गया काम, प्राइड के अंदर किया गया काम, डिल्यूजन के अंदर किया गया काम, इस काम के कारण क्या होता है, आपका बंधन होता है। देखो ये जो चीज है ना, एंगर, ये स्टिकी सब्सटेंस है जो चिपक जाता है, ग्रीड चिपक जाएगा, प्राइड, डिल्यूजन। जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी हो तो स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट, उसमें एक ब्लैक स्पाइडरमैन होता है और एक रेड स्पाइडरमैन होता है। रेड होता है अच्छा वाला, पर रेड के ऊपर जब ब्लैक चीज चिपक जाती है ना, तो अब ये बद्ध फॉर्म में आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एंगर भी होगा, ग्रीड भी होगा, प्राइड भी होता है, डिल्यूजन भी होता है उसको, ठीक है। चलो ये तो ये समझाने के लिए बताया सिर्फ। अब ये समझो कि ये जो अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें है ना, तो ये क्या करते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, और कर्म के ऊपर तुम्हारा, जैसे तुमने कुछ कर्म करा, कर्म के साथ साथ ये भी चिपक जाएंगे। अभिमान, अभिमान के अंदर अगर कर्म करा होगा तो वो कर्म को घटिया बना देंगे, बैड कर्म बना देंगे। ये चिपक गया अभिमान के कर्म के साथ। अब जब ये कर्म के साथ समझ चिपक गए, दिस आर द स्टिकी मैटर और स्टिकी सब्सटेंसेस जो कि कर्म के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब ऐसा ये जो कर्म बन गया ना, जिसके अंदर ये जाएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, सोल के ऊपर। अब अटैक वर्ड यूज कर रहे हैं तो अटैक मत लिखिए ना एग्जाम में, देखो बिल्कुल एग्जाम के अंदर जो तुमको लिखा हुआ है ना स्लाइड्स में वही लिखना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सिर्फ तुमको है ना समझाने के लिए बताते हैं, जिससे लेमैन लैंग्वेज में समझ में आ जाए। फिलॉसफी की लैंग्वेज तो अपन ने लिख रही है, मैं पढ़ भी देता हूँ उसको एक बार, ठीक है। तो देखो कर्म जो होगा वो फ्लो करेगा, ऐसे लिखना है, फ्लो टुवर्ड्स व्हाट, सोल। अब सोल के जाकर ये क्या होगा, ये कर्म सोल के जाके चिपक जाएगा। कर्म तुमने करा इन द एंगर, ये क्या करेगा, तुम्हारे सोल के अंदर जाकर एड ऑन हो रहा है, और इससे धीरे धीरे सोल जो है वो बंधन के अंदर आ रही है, बद्ध फॉर्म के अंदर, बॉन्डेज फॉर्म के अंदर, बंधन फॉर्म के अंदर, या फिर बद्ध फॉर्म के अंदर, जो भी लिखना चाहो, या फिर बॉन्डेज फॉर्म के अंदर। ये कहानी चल रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सोल तो क्या है, सोल जैसे आपके अंदर मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसे मान लो इसके अंदर है ना सोल है। अब ये सोल तो भाई अपने आप में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज। बोला मैं तो अनंत चतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये आदमी ने क्या करा, इस आदमी ने किसी को क्रोध के अंदर कोई काम करा, तो क्रोध के अंदर जो काम करा ना, उस कर्म के ऊपर क्रोध चिपक गया, और जैसे ही ये कर्म के ऊपर क्रोध चिपकेगा ना, तो ये कर्म जाएगा इसके ऊपर और इसके चिपक जाएगा। दूसरा काम करा जिसने बिना क्रोध के, बिना एंगर के, बिना क्रोध के मतलब बिना एंगर के, बिना डिल्यूजन के, ठीक है, बिना इसने बिना एंगर के, बिना डिल्यूजन के, बिना लोभ के, बिना प्राइड के, ये काम करा इसने, तो वो नहीं चिपकेगा, वो तो हो गया बस कर्म, वो इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। दूसरा कर्म करा वापस किसी अहंकार के अंदर कर दिया, मान लो प्राइड के अंदर कर दिया, तो वो भी जाकर यहाँ पर चिपक गया, ये प्राइड वाला है। इस तरह से अब ये चिपके जा रहा है, ये सब चीजें चिपके जा रही है, और इसकी सोल जो है वो बद्ध फॉर्म के अंदर हो रही है। हम अपने कर्म के हिसाब से सोल को बंधन में डाल रहे हैं। अब जब सोल बंधन में हो जाएगी तो अब हम उसको संभालना होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पर देखो आश्रव, आश्रव मतलब फ्लो ऑफ कार्मिक पुद्गलास,
कार्मिक सब्सटेंस बोल देंगे या फिर कार्मिक पुद्गला। पुद्गला मतलब वो नहीं है अर्थ पे है बेटा, कार्मिक पुद्गला ऐसे अपन ने बोल दिया, कार्मिक सब्सटेंस, कार्मिक मैटर। और ये कार्मिक मैटर कब फ्लो हो रहा है? अभी तो नहीं हुआ फ्लो। कब फ्लो हुआ? जब इसके अंदर हमने क्या करा, क्रोध, डिल्यूजन, लोभ, प्राइड, इनके अंदर जब काम करा ना, ग्रीड, इनके अंदर जब काम करा, तब जाकर ये फ्लो करा। तो इसके अंदर हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं ना बच्चों। जब तुम्हें क्रोध में होते हो, जब तुम बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में तो होते हो, और उसमें जो कर्म कर देते हो, फिर उसको इग्नोरेंट कर्म बोलते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्रोध में आने का मतलब क्या है? तुम इग्नोरेंस में आ गए जब तुम लोभ में आए। इसलिए देखो कितना भी ये है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज का प्राइड नहीं करना चाहिए कि यार आई एम सो प्राउडफुल कि भाई मैंने जैसे मान लो आप फिलॉसफी पढ़ लिया आपने, तो बोले यार मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। उसमें जो कर्म कर दोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या कर्म कर दोगे। जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब किसी को मारते हो तुम, तब पता थोड़ी ना चलता है कितने थप्पड़, गिन गिन के थोड़ी ना मारते हो। तब तो बस इग्नोरेंट हो गए तुम, तब तो कोई और ही जानवर आ गया तुम्हारे अंदर। और यू आर बीटिंग हिम लाइक एनीथिंग इन द रिवेंज। भाग बदलता है, अरे भाई ये क्या कर दिया। तो ये समझो, ये सब चीजें जो होती है ना, वो जाके चिपक जाएगी इमेंसिपेटेड सोल को बद फॉर्म में बनाएगी। अब यहाँ पे टेक्निकल टर्म डाल दो, बस हो गया खत्म काम, बंधन तो हो जाएगा, फिर लिबरेशन कर देंगे इसका। तो देखो, अब जब ये फ्लो कराना, इस फ्लो को बोलते हैं आश्रव। फ्लो ऑफ कार्मिक पुद्गला इज नोन एज आश्रव, और ये भी बंधन फॉर्म में हो गया, दैट इज नोन एज बद्ध। तो आपका बॉन्डेज तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखो बॉन्डेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बॉन्डेज के अंदर आश्रव और बद्ध पढ़ा था ना। तो आश्रव का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ कर्म पुद्गलास। ऐसा कर्म पुद्गला जो कि आपने इग्नोरेंस के अंदर लिया है, दैट इज नोन एज आश्रव। और बद्ध फॉर्म के अंदर क्या है? जब वो क्या होगा, बद्ध फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बंधन फॉर्म के अंदर स्टिकी एलिमेंट्स यहाँ पे सोल पे लग जाएंगे, दैट इज नोन एज बद्ध फॉर्म। ठीक है, तो लिबरेशन के अंदर हमने ये देखा, बॉन्डेज के अंदर हमने आश्रव और बंधे का। अब चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया। देखो अब देखो, इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ एंड फोर पैशंस, एंगर, क्रीड, प्राइड, डिल्यूजन, ये क्या करते हैं? विच आर नोन एज काश्य और स्टिकी मैटर। काश्य और स्टिकी मैटर, ठीक है, सब्सटेंस वेयर कार्मिक पार्टिकल स्टिक, कार्मिक पार्टिकल स्टिक करता है, अट्रैक्ट द फ्लो ऑफ द कार्मिक मटेरियल टुवर्ड द सोल, इसको बोलते हैं हम आश्रव, इसको हम आश्रव बोलते हैं। ठीक है, अब the state when the karmic particles actually begin to flow towards the soul to bind, it is known as what? It is known as ashrav or flow. The state when this particle actually infiltrate into the soul and bind, it is known as bandh or bondage form. बॉन्डेज हो गया। अब आता है दूसरी चीज, आता है कि जैसे अब ये बंड, ये देखो इन्होंने इसके इतना बोला, इन बॉन्डेज द कार्मिक मैटर। कार्मिक मैटर इसी तरह से सोल को पकड़ लेगा जैसे कि वाटर के अंदर मिल जाता है क्या? मिल्क। इस तरह से तुम्हारा सोल के अंदर ही मिल जाएगा, मतलब घुल मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कोई आयरन बॉल है, उसमें आग लग रही है, ठीक है, तो आग का गोला जो होता है ना, उसके अंदर बॉल के ऊपर आग लग रही है, बॉल के ऊपर लग रही है ना, पर ये दिखेगा कि आग का गोला ही बोलोगे, फिर आप उसको बॉल नहीं बोलोगे, आग का गोला बोलोगे। ऐसा होता है। अब इस चीज को अपन को हटाना है, इस चीज को हमको इस तरह से वापस बनाना है, वापस से हमको इस आग को बुझाकर ही करना है। इसको बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज लिबरेशन। ये तो स्टार्टिंग में भी इनफाइनाइट सोल, इनफाइनाइट ब्लिस पोटेंशियल ये था, बट इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर कुछ मैटर आ गया। इसका इनफाइनाइट ब्लिस पोटेंशियल ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो है इसके पास। जब ये हटेगा तब सब चीज होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो एक सन है, सूरज चमक रहा है अच्छे से। अच्छा, सन के ऊपर बताओ क्लाउड आ गया तो सन कोई चमकना बंद थोड़ा ना कर रहा है, सन तो उतना ही पावरफुल है अभी भी। तो सोल के ऊपर क्या आया है? सोल के ऊपर एक तरह से कार्मिक मैटर आकर चिपक गया है, सोल बद्ध हो गई है, वो दिख नहीं रही है। ठीक है, वो जैसे सन जो है, सन के ऊपर क्लाउड आ गया है, वैसे सोल के ऊपर क्या हो गया? मैटर आ गया। बट क्या है कि सोल वही है, इनफाइनाइट ब्लिस,
ब्लिस, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट पोटेंशियल, और इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट ब्लिस, फेथ, पोटेंशियल एंड नॉलेज। इसके ऊपर बस थोड़े समय के लिए कुछ आ गया है, हट जाएगा वो, अपन हटा देंगे उस चीज, ठीक है। तो बॉन्डेज समझ में आ गया ना सबको। अब हम समझते हैं व्हाट इज लिबरेशन। लिबरेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए सब कुछ है ना, बहुत बहुत ही मतलब इजी होता है फिलोसफी के अंदर ना, सब इजी चीज चलती है, पर उसको तुम थोड़ा सा भी तरीका बदल दोगे ना पढ़ने का तो वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये आपको लास्ट में क्लास करते करते आपको पता चल जाएगा कि सब चीज इजी है, ठीक है। पर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछना जिसने फिलोसफी पढ़ रखी है तो वो आपको मना ही करेगा कि यार फिलोसफी मत लेना, बहुत हार्ड है। अरे भाई हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे छोटा सब्जेक्ट है। हार्ड क्या है, हार्ड इसको बनाया गया है जो जहां से तुमने नॉलेज ली है पढ़कर या किसी ने पढ़ाया उसने इस तरह से बिल्कुल ट्रेडिशनल की तरह पढ़ा दिया, वैसे तो फिर ये हार्ड ही हो जाता है, राइट। चलो अब अपन हम ये सीखते हैं कि अब ये क्या करें कि यहाँ पर तो भाई क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है, अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, ये जो पर्सन है ये तो भाई बराबर काम किए जा रहा है, कर्म किया जा रहा है एंगर के अंदर, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, सोल के ऊपर, जो भी इसके अंदर सोल है उसके ऊपर स्टिकी एलिमेंट आता जा रहा है। अब इसको बंधन से मुक्त कराने से पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इससे बोलना पड़ेगा कि भाई काम करना बंद कर। अगर मान लो तुम यहाँ से एक हटा देते हो, किसी तरह से तुम एक हटा देते हो तो ये तीन और कर देता है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहले इसको रोकना पड़ेगा कि भाई तू रोक। तो यहां पर आते हैं अपने त्रिरत्न काम, राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र, ठीक है। राइट नॉलेज, राइट फेथ, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट, इसको क्या बोलेंगे, हमको त्रिरत्नास यहाँ पर आते हैं। इसको हम राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट, अपन इसको नॉलेज फेथ और राइट इसको कंडक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि भाई ये कंडक्ट है, ये तुम कर लेना। क्या होता है राइट कंडक्ट ये भी आपको बताएं। तो इससे क्या होगा, इससे ये रुक जाएंगे, इससे और जो एड ऑन होने से होंगे ना वो रुक जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से ये सब चीजें हटानी पड़ेगी, इसको वापस से हमको ऐसा बनाना है। तो जब ये चीज को जब हम रोक रहे हैं ना तो इसको बोल रहे हैं संवर, जब हम इस फ्लो को रोक रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा और बनता रहे। और जब इसको इनको हटा रहे हैं इस वाली स्टेज को बोलेंगे निर्जरा, संवर और निर्जरा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मान लो ऐसा समझो कि तुम्हारे ऊपर कोई कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, एक पर्सन है ये पत्थर फेंके जा रहा है, ठीक है। एक पत्थर फेंका, तुम्हारे लग गई चोट, तो डॉक्टर आया, तुम्हारे डॉक्टर ने क्या करने लगे, डॉक्टर सही करने लगे, इतने में उसने 3 पत्थर और फेंक दिए। फिर डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने कहा कि भाई जल्दी से 3 जगह और सही कर दिया, इतने में उसने 5 पत्थर और फेंक दिए। तो डॉक्टर क्या कहेगा, पहले भाई इस पत्थर में फेंकने वाले को रोको, तब मैं इलाज कर पाऊंगा, नहीं तो मैं एक जगह इलाज करता हूँ, 3 जगह और क्या करता है, 3 जगह और पत्थर मार देता है। इसको रोको भाई पहले। तो ये जो स्टेज है ना रोकने की, दैट इज नोन एज संवर, कि भाई आप क्या कर रहे हो, कर्म को होने से रोक रहे हो, ठीक है। वो जो इग्नोरेंस में कर्म कर रहे हो उसको होने से रोक रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज संवर। तो ये देखो, by the possession and the practice of right faith, right knowledge or right conduct, the influx of fresh karmas is stopped. कर्म बुदगला रहा है ना वो स्टॉप हो जाएगा। दिस स्टेज इज नोन एज संवर, और इसको बोलते हैं स्टॉपेज। संवर का मतलब स्टॉपेज होता है, संवर और स्टॉप। देन जब अब क्या होगा, अब डॉक्टर बोलेगा हाँ ठीक है वो रुक गया, अब तुम्हारे बताओ कितने घाव है, कितने तुमने कर्म करे हैं गलत, और जिससे कि स्टिकी सब्सटेंस टच हो गया है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस टच हो गया है। द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मा मस्ट बी एग्जॉस्टेड, अब इनको एग्जॉस्ट करना होगा। दिस स्टेज इज नोन एज निर्जरा, इसको निर्जरा बोलते हैं, और वियरिंग आउट। अब ये कैसा करा जाएगा निर्जरा, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपन
कल पढ़ते हैं उसको, एथिक्स ऑफ महावीर, ठीक है। और एक्सियोलॉजी ऑफ महावीर, ये छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, वो अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा ये समझो, आज हमने पढ़ लिया पूरा सब्सटेंस। अब एथिक्स ऑफ चारवाक बचा है, ओ सॉरी एथिक्स ऑफ महावीर बचा है, और जैन फिलोसफी बचा है, और एक चीज आपका बचा है अनेकांतवाद। ये दोनों टॉपिक अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है समझो, आज हमने ये चीज पढ़ी, पहली चीज हमने ये पढ़ा है कि देखो देयर इज समथिंग नोन एज व्हाट, सब्सटेंस। तो क्या आज बहुत सारी टर्म्स हो गई है ना, नहीं तो फिर टर्म्स याद नहीं रह पाएगी तुमको, ठीक है। देयर इज वन, अब देखो सब मेरी तरफ देखोगे सब, और अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है। सब इधर देखेंगे एक बार, बिल्कुल इजी फॉर्म के अंदर अब सब कुछ हो गया है। हमने बोला है कि एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी है, इनफाइनाइट क्वालिटीज है। कुछ क्वालिटीज क्या होती हैं, एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं, जिसको हम गुण भी बोलते हैं। कुछ क्वालिटी जो होती है वो एक्सीडेंटल क्वालिटी होती है, जिसको हम पर्याय भी बोलते हैं। गुण जो है वो क्या होता है, गुण जो है वो एसेंशियल क्वालिटीज है, और गुण तब तक रहते हैं जब तक के ऑब्जेक्ट रहता है। पर्याय क्या है, पर्याय एक्सीडेंटल क्वालिटी है, और वो तब तक रहती है जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब तब जब वो आती जाती रहती है, ठीक है। दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सब्सटेंस अब डिवाइड हो रहा है दो पार्ट के अंदर, एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड। नॉन एक्सटेंडेड में टाइम, चलो साइड में कर दो टाइम, ये नॉन एक्सटेंडेड वाले खत्म कहानी। एक्सटेंडेड के अंदर हो रहा है, एक्सटेंडेड के अंदर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जीवा और अजीवा। जीवा अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मुक्त और बंध। मुक्त का मतलब क्या है, मुक्त का मतलब है लिबरेटेड, और बद्ध का मतलब क्या है, बद्ध का मतलब है फेटर्ड। मुक्त का मतलब है जिसके अंदर इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पोटेंशियल हो, अनंत चतुष्ट, दैट इज मुक्त। फेटर्ड का मतलब क्या है, फेटर्ड का मतलब जो बंधन फॉर्म में आ गई है। अब फेटर्ड जो है ना बच्चों, फेटर्ड जो फॉर्म है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट, फेटर्ड जो फॉर्म है वो फिर डिवाइड होती है मूविंग के अंदर, नॉन मूविंग के अंदर। मूविंग के अंदर जिसका 2 सेंस है, 3 सेंस है, 4 सेंस है, 5 सेंस है, मूविंग हो गया। बद्ध फॉर्म जो नॉन मूविंग है उसके अंदर एक ही सेंस है, उसके अंदर होगा अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम आगे जाके देखेंगे तो अजीवा के अंदर पहली चीज आती है पुद्गल। पुद्गल इज वन, पुद्गल वो है जो कि लायबल है इंटीग्रेशन का और डिसइंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेट हो सकता है और डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। पुद्गल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अणु और परमाणु। अणु का मतलब क्या है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। इन सब की स्मेल, इसकी इन सब की कुछ क्वालिटी होती है। अर्थ की क्वालिटी है स्मेल करना, स्मेल आती है उसके अंदर से, वो उसकी क्वालिटी है। फायर की क्वालिटी है क्या, फायर की क्वालिटी है आप उसको कलर। एयर की क्वालिटी क्या है, टच करना। वाटर की क्वालिटी है टेस्ट करना। ये हो गया अपना अणु। परमाणु पे आओ, अणु से मिलकर परमाणु बनता है, दैट इज परमाणु। अब चलो साइड में करते हैं अपन एक चीज को, अजीवा के अंदर से एक मैटर को हमने साइड में कर दिया। अब आता है धर्म और अधर्म। धर्म एंड अधर्म आर द कंडीशंस फॉर व्हाट, फॉर द मोशन एंड द रेस्ट। They also cannot be perceived, they can infer only, or they are not paap and punya or merit or demerit, they are just the technical terms used in the what, in the Jain philosophy. फिर आता है स्पेस। स्पेस के अंदर हमने बात करा कि भाई स्पेस को हम, स्पेस को भी देख नहीं सकते, इन्फर कर सकते हैं, और वो क्या, कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन, उससे हम स्पेस को क्या कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। तो अगर हम बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहा है हमारा, तो मतलब स्पेस है आसपास है। इसी तरह से फिर टाइम है, टाइम क्या है, नास्तिक है, टाइम को भी हम इन्फर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, एक्शन, मॉडिफिकेशन, एंड न्यू एंड देन, और न्यू और ओल्ड, नाउ एंड देन, इससे हम कर सकते हैं। टाइम भी हो गया। फिर हमने बॉन्डेज पढ़ा। बॉन्डेज के अंदर आपको पता ही हमने कैसे पढ़ा है। बॉन्डेज के अंदर क्या करा है, बद्ध फॉर्म के बारे में पढ़ा है, इमेंसिपेटेड फॉर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है आश्रव के बारे में,
हमने पढ़ा है बद के बारे में, हमने पढ़ा है संवर के बारे में, हमने पढ़ा है निर्जरा के बारे में। अब इसको कैसे किया जाता है वो हम आगे समझ लेंगे, जो जैन फिलॉसफी का एथिक्स होगा, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज बहुत सारी टर्म्स हो गई, इन सबको याद करो। अब पूरा आज क्या करना, आप पूरा रिवीजन कर लेना चारवाक से लेकर जैन तक। आज आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे और आपकी सारी कॉपीज चेक कर देंगे। चारवाक से लेकर जैन तक पूरा रिवाइज करके आओ। कल मैं किसी से कुछ पूछूं ना, सबको आना चाहिए। कल कोई भी किसी से भी बच्चे से पूछेंगे तो सबको आना चाहिए। चारवाक से लेकर जैन तक पूरा रिवाइज करो। और इन स्लाइड में से थोड़े थोड़े नोट्स भी बना लिया करो खुद के, मतलब नोट्स तो बन ही रहे तुम्हारे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। एनी डाउट्स? कोई डाउट है? Anybody has any doubt? Please let me know. सर डाउट तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा और सा सवाल है सर। ये मतलब इतने टाइम पहले जब ये फिलोसॉफीज को डिलीवर करते थे तो उस टाइम ना तो सोशल मीडिया होता था ना न्यूज़पेपर होता था, तो किसको बताते थे कि मतलब कि शोल ये है वो है, मतलब पब्लिक को कैसे पहुंचाते थे ये मैसेज? तुमने एक कंसेप्ट सुना है, तुमने एक कास्ट सुनी है जिसमें चतुर्वेदी नाम होता है किसका? यस सर। किसी का नाम होता है त्रिवेदी, यस सर। किसी का नाम होता है द्विवेदी। कभी सोचा है इनके बारे में, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये नॉलेज ऐसे देते थे जैसे अभी अपन दे रहे हैं। जैसे गुरु और शिष्य परंपरा चलती थी, जैसे मैंने तुम्हें नॉलेज दी, तुमने मेरी नॉलेज को आगे ट्रांसफर कर दी। और जो सबसे इंटेलिजेंट था ना, उसको बोलते थे चतुर्वेदी। इसको चारों वेदों का ज्ञान है, मतलब चारों वेद उसके कंठ में है, कभी भी उठाकर पूछ लो उसको, चारों वेद बोल देंगे। चतुर्वेदी। जिसको 3 वेद याद है मतलब वो कम इंटेलिजेंट है, त्रिवेदी। जिसको 2 वेद याद है तो वो रटते थे चीजों को। अभी हम फिलोसफी के अंदर आगे पढ़ेंगे, एक ही चीज को 5 बार बोला गया और 5 आर्गुमेंट्स माने हैं उनको। क्यों बोला गया है? जैसे तुमने तो पढ़ रखा होगा पवन, सांख्य फिलोसफी के अंदर 5 आर्गुमेंट दिए, पांचों सेम ही रखते हैं सारे के सारे, पर उसमें दिया है इसलिए कि एक तो याद रखो कम से कम, इस तरह से। तो पहले क्या होता था, कॉपी पेन नहीं हुआ करते थे, सही बोल रहा है बिल्कुल। पहले कभी ऐसे रिकॉर्डिंग्स नहीं हुआ करती, तो फिर ये नॉलेज कैसे आ गई? ये नॉलेज ऐसे आ गई कि भाई एक शिष्य से दूसरे शिष्य को गई, एक गुरु से शिष्य को गई, शिष्य से दूसरे से। इसलिए बोलते हैं नॉलेज को है ना, नॉलेज को अभी तो कमर्शियलाइजेशन कर दिया पूरा नॉलेज का। नॉलेज इज फ्री, उसको मतलब उसको बंधन में बांधना ही नहीं है आपको। निबंध जैसे अपन बोलते हैं ना, निबंध जिसका कोई बंधन नहीं है, जब आप ऐसे बोल लिखते हो तो उसके अंदर कोई बंधन नहीं है आपके पास। आंसर में तो बंधन हो जाता है कि भाई 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है, पर आजकल नॉलेज के अंदर इतना ये हो गया, गुरु शिष्य परंपरा रही कहाँ है आजकल? गुरु और शिष्य के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना? तो ये Yes, ऐसे करते थे इसको, समझ गए प्रभु? यस सर। यस सर। और कोई किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज। नो सर, थैंक यू सर। चलिए फिर यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय। थैंक यू सर।